चलिए बात करते हैं इंड एएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर। हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एएस 10 होता था। सिमिलर हमारे पास इंड एएस में क्या है, इंड एएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या है ये स्टैंडर्ड, क्या करता है ये स्टैंडर्ड, किस चीज़ के बारे में बताता है ये स्टैंडर्ड? अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो मैं ये बोलूँगा कि देखो, ये स्टैंडर्ड बताता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको कब मुझे एसेट बनाना है, कब मैं एसेट नहीं बना सकता, अगर मैं एसेट बनाऊंगा तो मैं किस वैल्यू पे एसेट बनाऊंगा। एक बार मैंने एसेट बना दिया तो जब तक उसकी लाइफ है तब तक मैं उसके साथ क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन कैसे लगाऊंगा, अगर मुझे रिवैल्यूएशन करना है तो मैं कैसे करूंगा, मेरे को डी रिकॉग्निशन करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो ये ओवरऑल आपको बता रहा है कि पीपीई क्या है, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसकी किस तरीके से अकाउंटिंग होगी, एंड लास्ट में बताता है कि जी उसका डिस्क्लोजर कैसे होगा। करेक्ट है जी। तो हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे कि पीपीई होता क्या है, फिर हम उसकी अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन, डी रिकॉग्निशन और डी कमीशनिंग लायबिलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं। प्लस हम इन सारे कंसेप्ट्स के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए और एग्जाम में कुछ भी आए तो हम उसका अपना आंसर कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्कोप से। स्कोप का मतलब हो गया कि ये स्टैंडर्ड किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब किस पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा। तो स्टैंडर्ड कहता है कि जी, नाम से ही मेरा पता लग रहा है कि मेरा नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जब मेरा नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो मैं किस पे एप्लीकेबल हूँ, इट इज एप्लीकेबल ऑन पीपीई एक्सेप्ट, ध्यान से देखना, व्हेन अदर स्टैंडर्ड गिव अनदर अकाउंटिंग। पीपीई पे लग रहा है, बट अगर कोई और स्टैंडर्ड है, जैसे इंड एएस 40 है जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डील करता है, इंड एएस 116 है जो लीजेस को डील कर रहा है, तो ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ पीपीई, बट सिंस उसके ऊपर अलग से स्टैंडर्ड है तो वो उन स्टैंडर्ड में कवर होगा, इस स्टैंडर्ड में कवर नहीं होगा। इसके अलावा ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये पीपीई हेल्ड फॉर सेल, क्योंकि उसके ऊपर इंड एएस 105 लगता है। बायोलॉजिकल एसेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उसके ऊपर इंड एएस 41 लगता है। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्युएशन एसेट के ऊपर नहीं लगता क्योंकि उसके ऊपर इंड एएस 106 लगता है। सिमिलरली ये मिनरल राइट्स, मिनरल रिजर्व सच एज ऑयल, नेचुरल गैस एंड सिमिलर रिसोर्सेज के ऊपर नहीं लगता। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन के ऊपर। कैन आई से टू बी पीपी? वैसे तो पीपी नाम आते ही ना दिमाग में क्या आता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। एएस 10 में हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं तो मोटा मोटा सेम ही चीज है। चलो इस डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम, जो चीजें टेंजिबल है, जिसको आप टच फील कर सकते हो, जिसका फिजिकल सब्सटेंस है, क्योंकि अगर इंटेंजिबल होगा तो इंड एएस 38 में कवर हो जाएगा। टेंजिबल मीन्स जिसका फिजिकल सब्सटेंस है, जिसको आप टच फील कर सकते हो, जो किस लिए आपने रखी हुई है, विच आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन के लिए रखी है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए रखी है। जैसे प्लांट मशीनरी आप फैक्ट्री में यूज करते हो, प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो। सप्लाई ऑफ सर्विसेज मतलब जैसे आपका काम है सर्विसेज देना, आपका काम है सेलो है, जहाँ पे आप सेलो की सर्विसेज दे रहे हो, तो आप वहाँ पे आपने जो भी फर्नीचर लगाया तो फर्नीचर हैज बीन इंस्टॉल्ड फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या आपने रेंटल के लिए रखा है या आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए रखा है। जैसे एसी है जो ऑफिस में लगा हुआ है, ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, वहाँ पे जो एसी लगा हुआ है डेट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो मीन्स वो टेंजिबल आइटम जो आपने किस चीज के लिए रखी है, विच आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई, रेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एंड विच आर यूजेबल फॉर मोर देन वन पीरियड, जो एक पीरियड से ज्यादा यूज कर सकते हो। देखो एक पीरियड वैसे तो इंड एएस में कहीं डिफाइन नहीं है, बट इंड एएस के ऊपर एक बुलेटिन आया था, उसमें लिखा हुआ था क्या, एक पीरियड को आप कैसे डिफाइन करोगे, एज 1 ईयर। तो अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, मैं कहता हूं जो टेंजिबल आइटम जो मैंने प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई के लिए, रेंटल के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखी है और जिसकी लाइफ, जिसका यूज 1 साल से ज्यादा है, वो क्या होगा जी, पीपीई होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी फैक्ट्री बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग इज अ टेंजिबल आइटम, करेक्ट। दूसरा, फैक्ट्री बिल्डिंग किस चीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तीसरा, फैक्ट्री बिल्डिंग की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, ऑब्वियसली बिल्डिंग तो सालों साल चलती है, तो दैट आइटम विल बी क्लासिफाइड एज अ पीपीई। लाइन क्लियर है? सेम एग्जाम्पल आप प्लांट एंड मशीनरी का भी ले सकते हो। ये तो हो गई जी बेसिक डेफिनेशन। अब इसमें कुछ छोटी मोटी चीजें जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी वो और कर लेता हूं। देखो, अगर कोई कैपिटल आइटम है, जैसे मान लो स्पेयर पार्ट है, स्पेयर पार्ट है, टेंजिबल है, मान ली बात, प्रोडक्शन में यूज होता है, बिल्कुल सही बात है, स्पेयर पार्ट है, मैं प्रोडक्शन में मशीनों में लगाऊंगा, तो मेरी 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, टेंजिबल भी हो गया, प्रोडक्शन में भी हो गया। तीसरी कंडीशन है क्या उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। अगर उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो पीपीई होगा, बट अगर लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं है तो आप उसे पीपीई नहीं बना सकते।
तो या तो वो आप एक्सपेंस करोगे, P&L में चार्ज ऑफ करोगे, या आप उसे इन्वेंट्री बनाओगे, या किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर है तो वहां देखेंगे। करेक्ट। तो हमने यहाँ लिखा अगर लेस देन 1 ईयर है लाइफ तो आप उसे एक्सपेंस करोगे, इन्वेंट्री में लेके जाओगे। इतनी बात क्लियर है? और सोचते हैं जरा, हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया रेंटल। आप सोच रहे होगे सर ने सब कुछ तो टिक कर दिया, रेंटल के एग्जाम्पल नहीं बताए। अब देखो यहाँ पे ना रेंटल आते ही ना आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, दिमाग में ना भूकंप आना चाहिए। यार रेंटल, रेंटल तो इंड AS 40 के अंदर कवर्ड है। जो प्रॉपर्टी मैंने रेंट के लिए रखी है वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। अब क्या करें, क्या वो PPE होगा या रेंटल प्रॉपर्टी होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा? तो देखो स्टैंडर्ड बहुत सिंपल सी बात कहता है, स्टैंडर्ड कहता है PPE में ये चीजें आती है, बट कोई और स्टैंडर्ड उसकी अकाउंटिंग बता सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। हमने जब स्कोप पढ़ा था हमने यही तो पढ़ा था कि कोई और स्टैंडर्ड उसकी अकाउंटिंग बताएगा तो नहीं लगेगा। तो देखो जो भी प्रॉपर्टी आपने रेंटल के लिए रखी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर इंड AS 40 बताएगा कि उसका रिकॉग्निशन कैसे करना है, मेजरमेंट कैसे करना है, बट उसका डेप्रिसिएशन अभी भी इंड AS 16 में कवर है, क्योंकि इंड AS 40 उसे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ नहीं बताता। तो रेंटल की प्रॉपर्टी भी ऑल्दो PPE है, बट उसकी अकाउंटिंग कहाँ गिवन है, इंड AS 40 में गिवन है रिकॉग्निशन और मेजरमेंट की, तो वो तो वहां ले जाओ, बट डेप्रिसिएशन वाला पार्ट अभी भी कहाँ कवर होगा, इंड AS 16 में कवर होगा। थोड़ा सा टेक्निकल चीज बताइए, दोबारा से रिप्ले करके सुन लेना एक बार। नेक्स्ट चीज, हमने वर्ड यूज किया टेंजिबल। अब टेंजिबल नहीं है तो इंटेंजिबल हो गया, बट अगर कोई ऐसी आइटम है जिसमें टेंजिबल पार्ट भी है, इंटेंजिबल पार्ट भी है, जैसे लैपटॉप है मेरे पास, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर होगा। दूसरी तरफ मेरे पास एक CD है, CD में भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। अब यहां पर ना कॉम्पोजिशन आ गया, टेंजिबल आइटम भी आ गई, इंटेंजिबल आइटम भी आ गई, तो मैं क्या करूं? वैसे तो इंड AS 38 में इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा है, अभी समरी में बता देता हूं। जब भी ऐसी आइटम है जिसमें दोनों चीजें हैं तो कुछ मत करना, देखना किस चीज की सबसे ज्यादा वैल्यू है, क्या टेंजिबल पार्ट की वैल्यू ज्यादा है या इंटेंजिबल पार्ट की वैल्यू ज्यादा है, किसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है। जिसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है आप उसको उस तरीके से ट्रीट कर देना। जैसे अगर CD में कोई सॉफ्टवेयर है तो मेरे दोस्त CD की खुद की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, मेन वैल्यू सॉफ्टवेयर की है, तो आप उसको क्या मान के चलोगे, इंटेंजिबल एसेट। वेयर एज कंप्यूटर है, लैपटॉप है, लैपटॉप पे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, विंडोज डली हुई है, तो उस विंडोज की वैल्यू एज कंपैरिजन टू द लैपटॉप इज वेरी मिनिस्कल, बहुत छोटी है, इनसिग्निफिकेंट है। जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो लैपटॉप की है, टेंजिबल पार्ट की है, इसीलिए आप उसे क्या मान लेना, टेंजिबल मान लेना। बाकी इंड AS 38 में जब जाएंगे तो उसे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो PPE आर दोस टेंजिबल आइटम जिसको आपने किस चीज के लिए रखा है, प्रोडक्शन के लिए रखा है, रेंटल के लिए रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखा है, और जिसकी लाइफ या जिसका यूज 1 साल से ज्यादा है। करेक्ट, ये हो गई PPE की डेफिनेशन। अब यहाँ पे ना मैं आपसे एक छोटी सी चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ। ऑल्दो इतनी डेफिनेशन से हमें समझ आ जाता है कि क्या PPE होगा, क्या PPE नहीं होगा, बट फिर भी सिंस आप फाइनल के स्टूडेंट है तो आपको पता होनी चाहिए ये चीज। एक टर्म यूज हुई है यहाँ पे आइटम्स, यहाँ पे एक वर्ड यूज नहीं हुआ जिसका नाम है एसेट। इन्वेंट्री की अगर आप डेफिनेशन को याद करो तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या थी, इन्वेंट्री आर एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल या WIP के लिए या प्रोडक्शन के प्रोसेस में अभी, या मटेरियल और सप्लाईज विच आर टू बी कंज्यूम। बट जो पहला वर्ड यूज हुआ था वो था इन्वेंट्री आर एसेट। एसेट इज समथिंग जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है। PPE में ना वर्ड एसेट यूज नहीं हुआ, तो PPE वो चीज नहीं है जिसपे आपका कंट्रोल है। PPE क्या होगा, कब एसेट रिकॉग्नाइज होगा, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी भी बता देता हूं, जिससे आपको बेनिफिट होगा, जिसकी कॉस्ट को आप मेजर कर सकते हो, वो PPE एज एन एसेट बन जाएगा। बट याद रखना यहाँ पर एसेट की बात नहीं कर रहा है, आइटम की बात कर रहा है। तो हम आगे जाके 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे, वहां पे और थोड़ा सा समझेंगे कि आइटम और एसेट में क्या डिफरेंस आ रहा है। बट हाँ, PPE आर टेंजिबल आइटम्स नॉट टेंजिबल एसेट्स। करेक्ट, यहाँ पे वो कंट्रोल से रिलेटेड बात नहीं कर रहा है। ठीक है जी, तो एक बार स्टैंडर्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं। यही हमने बात करी, टेंजिबल एसेट है विच आर हेल्ड फॉर यूज इन, किस चीज के लिए, प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए, रेंटल के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, जिसकी जिंदगी 1 साल से ज्यादा है, डेट इज कॉल्ड PPE। चलो जी, अभी तक हम लोगों ने PPE की डेफिनेशन तो समझ ली। अब बात करते हैं बियरर प्लांट की डेफिनेशन। बियरर प्लांट की डेफिनेशन भी मोटा मोटा वहीं से निकल के आएगी। जैसे PPE में क्या था, टेंजिबल आइटम होनी चाहिए, तो देखो भाई प्लांट है, प्लांट तो टेंजिबल ही होता है। दूसरा, प्रोडक्शन के लिए होनी चाहिए, तो बियरर प्लांट वो प्लांट है जो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, मतलब
प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनाने में हेल्प कर रहा है, उसमें यूज हो रहा है। तीसरी चीज क्या थी, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, तो यहाँ पर भी वही है, एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 पीरियड, जिसके प्रोडक्शन, जिसका जो आउटपुट आएगा वो 1 साल से ज्यादा आएगा। पहले एक एग्जांपल समझते हैं, उससे फिर इस डेफिनेशन को और क्लियर करके एक बार रीड कर लेंगे। देखो, मैंगो ट्री है। मैंगो ट्री एक ऐसा पेड़ है जिसकी जिंदगी 100 साल भी होती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कम भी हो सकती है, बट 1 साल से तो ज्यादा है। आपने एक बार मैंगो ट्री लगा दिया, आप हर साल उससे क्या कर सकते हो, मैंगोज ले सकते हो। तो मैंगो ट्री इज अ ट्री विच इज यूज फॉर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब मैंगो के लिए, जिसकी जिंदगी 1 साल से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 100 साल होती है। प्लस अगर मैं इसको बेचना चाहूं, सिर्फ मैंने पेड़ को उखाड़ा, फेंक दिया या फिर बेचने की कोशिश करी, तो मुझे कुछ नहीं मिलना, करेक्ट। तो बियर प्लांट वो हो गए जो प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लगे हुए हैं, जिनकी जिंदगी 1 साल से ज्यादा है, एंड देयर इज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सेप्ट एज स्क्रैप सेल। सिर्फ आप उसे स्क्रैप सेल की तरह बेच सकते हो, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो हो गए मेरे भाई बेरर प्लांट। चलिए अब बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई। रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई का मतलब, कब मैं पीपीई को एज एन एसेट बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूं, मैं उसे कब कैपिटलाइज कर सकता हूं। तो कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट इफ it is probable that the future economic benefit will flow to the entity and cost can be reliably measured। दो चीजें हैं, आपको जब भी कोई पीपीई देखना है कि क्या मुझे बुक्स में कैपिटलाइज करना है नहीं करना, आप सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान दोगे। पहला, क्या मुझे उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्या मुझे उससे फ्यूचर में फायदा होगा। फायदा देखो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। जैसे अगर आप कोई प्लांट मशीनरी लगा रहे हो, तो प्लांट मशीनरी विल बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, तो आपको डायरेक्टली वहां से बेनिफिट हो रहा है। ऑन द अदर साइड, मान लो आप कोई फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहे हो, फायर एक्सटिंग्विशर लगाना मैंडेटरी कंडीशन है गवर्नमेंट की या फिर बिल्डिंग की, कि नहीं लगाओगे तो आप बिल्डिंग में ऑपरेट नहीं कर सकते। अब फायर एक्सटिंग्विशर से कोई डायरेक्टली बेनिफिट नहीं हो रहा जब तक आग नहीं लग रही, अब हमेशा तो कोई चाहेगा नहीं आग लगे, तो उससे बट इनडायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि अगर आप वो नहीं लगाओगे ना, तो आप क्या करोगे, आप प्रॉपरली प्रोडक्शन नहीं कर सकते, बिल्डिंग को ऑपरेट नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप अपने ऑफिस के आगे रोड को कंस्ट्रक्ट कराते हो। रोड को आपने कंस्ट्रक्ट इसलिए कराया ताकि आपका ऑफिस में सारा काम सही से हो सके, जो लोग जाने हो जा सके, आपका सामान प्रॉपरली आ सके, खराब ना हो। तो नाउ द रोड इज नॉट गिविंग यू अ डायरेक्ट बेनिफिट, बट इट इज गिविंग यू अ इनडायरेक्ट बेनिफिट इन द सेंस कि आपका सामान डैमेज नहीं हो रहा, आपके लोग सही से जा रहे हैं, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में आपकी हेल्प कर रही है। तो आपको जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, इट कैन बी डायरेक्ट, इट कैन बी इनडायरेक्ट। तो याद रखना, क्या कॉस्ट कब रिकॉग्नाइज करोगे, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, प्लस आप उसको मेजर कर सकते हो, तब आप उसको एज एन एसेट रिकॉग्नाइज कर लेना। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट। इसके ऊपर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जब पीपीई की डेफिनेशन देखी थी, वहां पे ऑलरेडी डिस्कस किया था कि किस केस में स्पेयर पार्ट को आप इन्वेंट्री की तरह लेके जाओगे या कब उसे आप क्या बनाओगे, पीपीई बनाओगे। तो सिंपल है, अगर वो पीपीई की डेफिनेशन को मीट कर ले तो आप इंडिया 16 में ले जाना, अदरवाइज आप उसे कहाँ ले जाना, इन्वेंट्रीज में ले जाना। अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई कर दूं तो अगर उसकी लाइफ, यूजेबल लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो पीपीई, अदरवाइज इन्वेंट्री। इसके अलावा स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपके पास इनसिग्निफिकेंट आइटम्स है, जैसे नट बोल्ट्स हो गया, मोल्ड्स हो गए, जो लो कॉस्ट की है, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए का एक नट बोल्ट है, तो स्टैंडर्ड कहता है सिंस दे आर इनसिग्निफिकेंट आइटम, उतनी मेहनत ना करो, तो आप क्या करो, आप उनको एग्रीगेट कर लो, आप सारी आइटम्स को क्लब कर लो, उसके बाद देखो क्या अमाउंट मटेरियल होती है। अगर मटेरियल होती है तो एसेट रिकॉग्नाइज कर देना, अगर इमटेरियल होती है तो आप चाहो तो उसे एक्सपेंस ऑफ कर सकते हो, पी&एल में चार्ज कर सकते हो। पी&एल में चार्ज करना मैंडेटरी नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, प्लस जजमेंटल है। आपको अपने केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन देख के डिसाइड करना है कि आपको उसे चार्ज ऑफ करना है या नहीं करना। तो जो भी छोटी छोटी आइटम है, नट बोल्ट्स, डाइस, अगर वो पीपीई की डेफिनेशन को मीट कर रही है, मतलब टेंजिबल है, प्रोडक्शन में यूज हो रही है, उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो आप इस तरीके से उसकी अकाउंटिंग कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम कि हमें पीपीई को किस तरीके से मेजर करना है। देखो, हम लोगों ने रिकॉग्निशन तो समझ लिया कि हमें पीपीई कब रिकॉग्नाइज करना होता है, बट किस वैल्यू पे करूं रिकॉग्नाइज, मुझे तो नहीं पता। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है उसके ऊपर बात करते हैं। स्टैंडर्ड कहता है व्हेन इट कम्स टू मेजरमेंट, स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, जो इनिशियल मेजरमेंट होगी दैट विल बी एट कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट का मतलब जब पहली बार आप उसकी बुक्स में एंट्री लेकर आओगे एज एन एसेट, तो आप कॉस्ट पे लेके आओगे, उसके बाद जो भी मेजरमेंट करोगे उसे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कहा जाता है, जो आप कॉस्ट मॉडल पे भी कर सकते हो, रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी कर सकते हो, जो हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे।
तो यहाँ पे ना बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू पे लेऊं किस पे लेऊं। तो स्टैंडर्ड कहता है इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे है, दैट्स इट, ओवर एंड आउट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आपको कॉस्ट मॉडल करनी है, रिवैल्यूएशन मॉडल करनी है, जो करना है कर लेना, अभी कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करोगे। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट मीन्स जो भी परचेज प्राइस है उसके अंदर जो भी आपने टैक्सेस पे किए हैं जो नॉन रिफंडेबल है वो सारे आएंगे, प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आएगी, एंड थर्ड इज कोई भी अगर डिसमेंटलिंग या रिमूविंग से रिलेटेड कॉस्ट है वो आएगी। इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, अभी इस पर चर्चा नहीं करें, थोड़ी देर में इस पर बात करेंगे। पहली चीज परचेज प्राइस और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। तो अगर कोई भी टैक्स है जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिलना है तो वो आप परचेज प्राइस का पार्ट बनाओगे और वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ये क्या होती है वो देखो। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मीन्स DAC मीन्स कॉस्ट टू ब्रिंगिंग द एसेट to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। वो कॉस्ट जो आपने इनकर करी है ताकि आप एसेट को रेडी कर सको जैसा मैनेजमेंट उसे यूज करना चाहती है, तो उसको रेडी टू यूज करने तक का जो भी खर्चा है दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। सिंपल शब्दों में जो भी उसे रेडी टू यूज करने का खर्चा है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई मशीन खरीदी है, तो हो सकता है मशीन को इंस्टॉल कराना पड़े, बिना इंस्टॉलेशन के मशीन चलेगी नहीं, तो इंस्टॉलेशन विल बी कॉल्ड एज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। आपने कोई मशीन खरीदी, मान लो दिल्ली से खरीदी और आप मुंबई में हो, ट्रैवल का ट्रांसपोर्ट का हो सकता है चार्जेस देने पड़े। अब वो चार्जेस क्यों दिए? ताकि वो एसेट आपके पास आ जाए और आप उसे यूज कर सको। तो डेट कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट फॉर मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज, क्योंकि अगर आपने नहीं करी होती तो एसेट रेडी टू यूज नहीं हो सकता। तो डिलीवरी कॉस्ट हो गई। आपको अगर कहीं मशीन इंस्टॉल करानी है तो हो सकता है उस जगह को आपको ठीक करना पड़े, फाउंडेशन वगैरह कोई लगानी पड़े, तो कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन हो गई। इसके अलावा अगर आप कोई एसेट बना रहे हो, सेल्फ जनरेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको हो सकता है एम्प्लॉय कॉस्ट लगानी पड़े, अपने वर्कर्स को लगाना पड़े, लेबर्स को लगाना पड़े। तो क्यों कर रहे हो आप वो खर्चा? ताकि आप एसेट को रेडी टू यूज कर सको। दैट विल ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। कोई प्रोफेशनल फीस की दी है, किसी आर्किटेक्ट को दी है, टेक्निकल एक्सपर्ट को दी है, तो डेट कॉस्ट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो जो भी खर्चा आप एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए करते हो दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। बहुत सिंपल शब्दों में बता दिया मैंने आपको। ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, जब आप कोई मशीन बना रहे होते तो उसको ना ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही डायरेक्ट यूज कर लेते हो प्रोडक्शन में। आपको उसका ट्रायल रन करना पड़ता है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, ये देखने के लिए कि मशीन ठीक है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मान लो ब्रेड बनाने की कंपनी है, आपने सोचा कि अभी तक हम मैनुअली ब्रेड बना रहे थे, लोगों को इन्वॉल्व कर रहे थे, अब हम ऑटोमेट कर देते हैं अपने प्रोसेस को, ऑटोमेटिक मशीन लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप पहले दिन से ही ऑटोमेटिक मशीन को पूरा बनने के बाद पहले दिन से आप बोलो कि जी हम प्रोडक्शन में शुरू कर रहे हैं। आप पहले उसे चेक करोगे कि क्या वो सही काम कर रही है। तो जब आप उसे चेक करोगे हो सकता है मटेरियल लगाओगे, लेबर लगाओगे, बिजली लगाओगे, डीजल लगाओगे, जो कुछ ना कुछ खर्चा तो करोगे। तो स्टैंडर्ड कहता है डेट खर्चा विल ऑल्सो बी अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, क्योंकि अगर आपने टेस्टिंग नहीं करी होती तो आपका एसेट रेडी टू यूज नहीं हो सकता। बट स्टैंडर्ड एक चीज और कहता है, जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो हो सकता है कुछ सामान बन के आ जाए, वो आप बेचो आगे। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर कुछ भी रेवेन्यू आया है ना तो वो आप कॉस्ट में से घटा देना। यही लिखा है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग कि वेदर द एसेट इज प्रॉपर्ली वर्किंग और नॉट आफ्टर डिडक्टिंग प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेस्टिंग पीरियड। टेस्टिंग पीरियड में कुछ भी सामान का अगर रेवेन्यू आया तो वो माइनस कर देना, वो कॉस्ट में से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर मैं कॉस्ट को कंक्लूड करूं तो तीन चीजें आई। एक आया परचेज प्राइस जिसके अंदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आएगा, दूसरा आएगा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरा आएगा डिसमेंटलिंग से रिलेटेड कॉस्ट। डिसमेंटलिंग से रिलेटेड कॉस्ट थोड़ी देर में बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ पीपी में क्या नहीं आएगा? अगर आप कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए मार्केटिंग वगैरह का कोई खर्चा कर रहे हो, नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग है न्यू फैसिलिटी, आपने नया फैक्ट्री ओपन किया, नया ऑफिस ओपन किया और उसके ओपनिंग के लिए कुछ खर्चा किया, जैसे इनॉग्रेशन में आपने शाहरुख खान को बुलाया तो शाहरुख खान को कुछ पैसे दिए, तो वो कॉस्ट ऑफ पीपी नहीं होगा। करेक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव या जनरल ओवरहेड्स अगर आपने किए तो वो नहीं आएगा, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की सैलरी, वो नहीं आएगी। फोर्थ, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद न्यू कस्टमर। आप कोई नई लोकेशन पे कुछ बिजनेस करना चाहते हो या नए तरीके से कुछ बिजनेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी, स्टाफ को ट्रेनिंग दी, तो वो ट्रेनिंग एक्सेट्रा के जो खर्चे हैं वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट या बेरर प्लांट, तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर कोई एसेट मैं खुद बना रहा हूं तो जो भी बनाने का खर्चा है, जो भी उसे रेडी टू यूज होने का खर्चा है, वो सारा मेरा आएगा, बट कोई इंटरनल प्रॉफिट नहीं आएगा, एबनॉर्मल लॉसेस नहीं आएगा, प्लस अगर कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है तो वो आएगी।
includes all costs necessary to make the asset capable of operating in the manner intended by management. रेडी टू यूज बनाने का खर्चा, चाहे लेबर हो सकता है, मटेरियल लग सकता है, इलेक्ट्रिसिटी लग सकती है, डीजल लग सकता है, टेक्निकल एडवाइस हो सकती है, प्रोफेशनल एडवाइस हो सकती है, वो सारी चीज़ें आएंगी. इंटरनल प्रॉफिट नहीं आते, अब नॉर्मल अमाउंट नहीं आते. इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट का खर्चा है तो वो आप इंड AS 23 देख लो, क्या बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो, तो आप कैपिटलाइज कर दोगे. ठीक है जी. अभी तक जो मैंने चर्चा करी है उसको अगर मैं और समराइज करने की बात करूं तो मैं ये बोलूँगा, देखो एसेट क्या हो सकता है, या तो मैं खरीदूंगा या मैं बनाऊंगा. तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में क्या आएगा वो हमने आपको बता दिया, खरीदोगे तो क्या आएगा हमने वो बता दिया. करेक्ट. अब जो हम बात करने जा रहे हैं ना, बड़े ध्यान से देखना. वैसे तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा AS 10 के अंदर भी, बट फिर भी एक बार बात कर लेते हैं. कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूवल एंड साइट रिस्टोरेशन, DRS बोल लो या DRSL बोल लो, अगर मैं लायबिलिटी आगे लगा दूं तो DRSL हो जाएगा. तो DRS होता क्या है, देखो होता क्या है, आपने कोई एसेट लिया, अगर जब आप उस एसेट का यूज खत्म करोगे, मान लो 10 साल 15 साल के बाद, उसके बाद आपको उस जगह को ठीक करना पड़ रहा है, रीस्टोर करना पड़ रहा है, या वहां से एसेट हटाने का कुछ खर्चा देना पड़ रहा है, डिसमेंटल रिमूवल का, तो स्टैंडर्ड कहता है उस कॉस्ट का आज की डेट में आप इनिशियल एस्टिमेट करो और उसको PPE की कॉस्ट में ऐड कर दो. DRS means an obligation to dismantle, remove or restoration item of PPE after the end of a particular period, जब भी उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो रही है या जो भी आपके पास पीरियड है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑयल रिग होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वहां पे क्या होता है, वंस द एसेट इज ओवर, एंटिटी को क्या होता है, उस प्लांट को वहां से हटाना होता है, रिमूव करना होता है और उस जगह को रिस्टोर करना होता है. जैसे जब आप ऑयल रिग की बात करोगे तो आप समुद्र में से तेल निकालते हो, वहाँ पे आप सीबेड बनाते हो प्रॉपर्ली, उसके अंदर से ऑयल रिग्स बना के तेल निकाल रहे हो. तो जब आपने तेल निकाल लिया तो आप उस जगह को छोड़ देते हो, तो आपने वो जगह खराब कर दी, तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आपको ना वो जगह ठीक करके देनी पड़ेगी. तो ठीक करने में कुछ खर्चा आएगा, दैट खर्चा इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ रीस्टोरिंग द साइट. सिमिलरली अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली लीज पे, किसी पर्सन से कोई 200 गज जगह ले ली आपने और बोला कि मैं यहाँ पे ना कोई शोरूम बनाऊंगा, सैलून बनाऊंगा, कुछ भी बनाऊंगा, रेस्टोरेंट बनाऊंगा. आपने वहाँ पे अपने सारे फर्नीचर लगा दिए, 10 साल के लिए लीज पर है. जब 10 साल आपकी लीज खत्म होगी, आप वहाँ छोड़ोगे उसे, तो वो जगह आपने ऑलमोस्ट खराब कर दी होगी, क्योंकि सारा फर्नीचर निकालोगे. तो फर्नीचर को निकालना, उस जगह को ठीक करने का जो खर्चा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूवल या साइट रिस्टोरेशन. दिस इज डन टू इंश्योर दैट द प्लेस इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. दिस इज अ टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर इज DRS. This type of obligation to restore is DRS. Another example can be, आपने कोई प्रॉपर्टी ली है किसी रेस्टोरेंट को बनाने के लिए, सिनेमा हाउस को बनाने के लिए, हॉल को बनाने के लिए, शोरूम को बनाने के लिए. जब भी वो पीरियड खत्म होगा, आपका लीज खत्म होगा, तो आपको वहां से उन एसेट्स को हटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है प्रॉपर्टी खराब भी हो जाए. अब आपने दीवारों के अंदर फर्नीचर फिक्स करा है, हटाओगे तो दीवारें खराब होगी. इन दैट केस लीज में ना ये क्लॉज हो सकता है कि आपको उस बिल्डिंग को, जगह को ठीक करके देना होगा. तो ये जो क्लॉज है, जो भी इसमें खर्चा होगा, इसे कहा जाएगा जी डिसमेंटल, रिमूवल एंड साइट रिस्टोरेशन. तो ये तो समझ आ गया DRS होता क्या है. अब स्टैंडर्ड क्या कहता है वो सुनो. स्टैंडर्ड कहता है इनिशियल एस्टिमेट टू बी रिकॉग्नाइज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन बनेगा इंड AS 37 में. मतलब एसेट को आप डेबिट करोगे, प्रोविजन फॉर DRS आप क्रेडिट करोगे. ये लाइन क्लियर है. स्टैंडर्ड ने कहा जो भी इनिशियल एस्टिमेट है वो कॉस्ट में ऐड कर देना और फिर ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ उसे डेप्रिशिएट करते रहना. दूसरी साइड आपने एक प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन बना दिया है, प्रोविजन पे आप हर साल इंटरेस्ट बिल्ड करके उसे आगे लेके जाओगे. ये कंसेप्ट हम बाद में समझेंगे. अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, क्या उसको आपको कॉस्ट में ऐड करना है. इनिशियल एस्टिमेट क्या होता है? इनिशियल एस्टिमेट होता है मेरे भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट. जब भी उसकी लाइफ खत्म हो रही है, जो भी पीरियड खत्म हो रहा है, उस खर्चे की आज की डेट की प्रेजेंट वैल्यू. मान लो आपने कोई 10 साल के लिए प्रॉपर्टी लीज पे ली है, आप आज की डेट में प्रॉपर्टी लेने लग रहे हो, दिस इज ईयर 0, आप 10 साल के बाद की बात कर रहे हो. 10 साल के बाद इसका खर्चा आएगा ठीक करने का 10 लाख रुपए. तो इसकी आज की डेट की कितनी प्रेजेंट वैल्यू है, आप इसको कॉस्ट में ऐड करोगे, आप 10 लाख पूरा ऐड नहीं करोगे. यही लिखा है इनिशियल एस्टिमेट, क्या कह रहा हूं फिर से रीड कर रहा हूं, इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंस एट द एंड ऑफ लाइफ. जब उसका पीरियड खत्म हो रहा है तब जो भी एस्टिमेटेड एक्सपेंस है उसकी प्रेजेंट वैल्यू.
अब डिस्काउंट करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो कोई डिस्काउंट रेट लेना होगा, तो जो भी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है या फिर यू कैन से रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, आपको वो यूज करना होगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन आपको 10 साल के बाद का खर्चा नहीं बताता, क्वेश्चन बोलता है आज इतना खर्चा है, बट स्टैंडर्ड कहता है कि मुझे इनिशियल एस्टिमेट करना है। इनिशियल एस्टिमेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेंस टू बी इनकर्ड एट द एंड ऑफ द लाइफ। तो मैं क्या करूं, तो आप क्या करोगे, समटाइम्स क्वेश्चन में गिव एस्टिमेटेड एक्सपेंस एट द बिगनिंग, इन दैट केस आप उस खर्चे को बताओ कि उस अगर आज इतना है तो एंड ऑफ द लाइफ में कितना होगा, मतलब अगर आज 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है तो 10 साल के बाद कितना होगा। तो जो भी इन्फ्लेशन का रेट है उससे बढ़ाते चले जाओ ताकि आपको पता लग जाए 10 साल के बाद कितना होगा। मतलब मान लो आज 10 लाख का खर्चा है, मेरा इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो अगले साल वो खर्चा कितना होगा, 11 लाख। उससे अगले साल 10% का इन्फ्लेशन रेट है तो कितना हो जाएगा, 12,10,000। उससे अगले साल 13,31,000, ऐसे होएगा। तो आप क्या करो, उस खर्चे को बढ़ा के लाइफ पे ले जाओ, उसके बाद उसकी डिस्काउंटिंग कर दो। बढ़ाओगे किससे, इन्फ्लेशन रेट से बढ़ाओगे। अभी इन सब चीज़ों के ऊपर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। जो भी प्रोविजन फॉर डीआरएस आपने बनाया है वो आपकी लायबिलिटी में आएगा। अब करंट नॉन करंट वो डिपेंड करता है कि आपकी एसेट की कितनी लाइफ बची है। अगर आपके एसेट की लाइफ 1 साल से ज़्यादा बची है तो आप उसे नॉन करंट में दिखा देना, और अगर 1 साल से कम बची है तो आप उसे करंट में दिखा देना। ये चीज़ क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। H Limited purchased an item of PPE 100 million which has a useful life of 10 years. The entity has a contractual decommissioning and site restoration obligation estimated at 5 million to be incurred at the end of 10th year, और मार्केट का डिस्काउंटिंग रेट इतना है। आपको बताना है पीपी में कितना कैपिटलाइज करोगे। एक्चुअली ये पूरे क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है, पूरा क्वेश्चन जब हम डीकमिशनिंग लायबिलिटी देखेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। देखो हमने ये डिस्कस किया था, जब भी आपके पास डीकमिशनिंग लायबिलिटी होगी तो आप क्या करोगे, आप उसका इनिशियल एस्टिमेट निकालोगे। हमने बोला था क्या निकालोगे, इनिशियल एस्टिमेट। इनिशियल एस्टिमेट क्या होता है, जो भी फ्यूचर में मेरा खर्चा होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, यही बोला था। मतलब जैसे 10 साल की लाइफ है तो 10 साल के बाद जो भी खर्चा होना है उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, जो भी आएगा वो मैं एसेट में कैपिटलाइज कर दूंगा। करेक्ट, ये लो जी निकाल दिया। 5 मिलियन पे होना है 10 साल के एंड में, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर 10, ऐसे ही निकलेगी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 2.32 मिलियन। ये आप पीपीई में एडिशन कर दोगे। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली है रिलेटेड टू योर डीकमिशनिंग लायबिलिटी, कि अगर डीकमिशनिंग लायबिलिटी कभी कैलकुलेट करनी पड़े तो आप क्या करोगे। ए लिमिटेड बाइज एन एसेट जिसकी लाइफ 5 साल है, ये आपको डेटा दे रखा है। अगर हम एसेट को आज की डेट में रिस्टोर करें, इफ वी गेट अ एसेट रिस्टोर्ड एट द बिगनिंग ऑफ द एसेट इज 1 लाख, मतलब आज की डेट में उसका रिस्टोरेशन का खर्चा 1 लाख है। तो हमने डिस्कस किया था जब भी आज की डेट का खर्चा दिया है तो पहले आप उसे फ्यूचर का खर्चा बनाओ। मतलब जैसे 5 साल की लाइफ है तो 5 साल के बाद का क्या खर्चा होगा वो निकालोगे आप इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करके। करेक्ट, उसके बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेकर आओगे आज की डेट की, यही हमने डिस्कस किया था। एज्यूम इन्फ्लेशन है 10% और 10% एक्स्ट्रा पेमेंट मे बी रिक्वायर्ड एंड द एंड ऑफ 5 ईयर। ये आपको दे रखा है जी रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम। तो टोटल रेट हो जाएगा आपका 20%। टोटल रेट कैसे निकलता है, रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। ये हम लोगों ने इंटरमीडिएट में जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था वहाँ पे भी मल्टीपल टाइम डिस्कस किया हुआ है। आपको बताना है कि डीआरएस कितना इनिशियल वैल्यू में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो लो जी कर लो, पहले निकालो 5 साल के एंड में खर्चा कितना होगा। आज की डेट में 1 लाख है, 5 साल के बाद तो मैंने 5 साल की उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, इन्फ्लेशन से उसे मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, और हमें पड़ता है 10% एक्स्ट्रा लगेगा। यहाँ लिखा है ना 10% एक्स्ट्रा, तो उसका 110% कर दिया। ये आ गया जी आपका फ्यूचर का खर्चा। करंट का खर्चा निकालने के लिए क्या किया, इसको 5 साल पे डिस्काउंट कर दिया और आज की वैल्यू निकाल ली। तो जो आज की वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। हमने ही बोला था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपके पास आज की डेट का खर्चा है तो पहले आप फ्यूचर का खर्चा निकाल लो। फ्यूचर में कितना होगा, फ्यूचर का खर्चा कैसे निकलेगा, जो भी आज का खर्चा है मान लो उसे P बोलोगे तो डेट विल बी 1 + R⁴ R refers to the inflation rate, N refers to the year। और 110% इसलिए किया क्योंकि हमने बोला था 10% एक्स्ट्रा लगेगा, अभी इतना लग रहा है तब 10% शायद एक्स्ट्रा जाएगा, तो इसलिए 110% कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है। तो वो कैसे निकालोगे, मान लो दिस इज फ्यूचर वैल्यू, तो जो भी आपने आई है 1 + I⁴ I मीन्स रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट।
रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे इस क्वेश्चन में रिस्क प्रीमियम और क्या दिया था, रिस्क फ्री रेट, तो दोनों को जोड़ दोगे तो भी रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट आ जाएगा। ठीक है जी, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और बात कर लेते हैं इनिशियल मेजरमेंट के ऊपर। अमाउंट इन्वॉल्व इन इंसिडेंटल ऑपरेशन ऑफ पीपी। इंसिडेंटल ऑपरेशन जैसे एग्जांपल लिया, देखिए आपके पास कंस्ट्रक्शन साइट है, उस पर आपने पार्किंग फैसिलिटी बना दी। पार्किंग फैसिलिटी मतलब आपको कंस्ट्रक्ट करना है, जब तक कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा आपने कहा ठीक है यार लोग आके पार्किंग लगा लेंगे, 50 रुपए घंटा 100 रुपए घंटा दे देंगे, तो जो भी आएगा इनकम वो आप P&L में लेके जाओगे। नेक्स्ट इज, एक बार आपका एसेट रेडी टू यूज हो गया, वंस एन एसेट कम्स इन लोकेशन और कंडीशन नेसेसरी टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, उसके बाद आप कोई भी खर्चा नहीं करोगे। एक बार रेडी टू यूज हो गया, उसके बाद चाहे आप उसे रीलोकेट करो, रीऑर्गेनाइज करो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम कोई भी अमाउंट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट बहुत कॉमन पॉइंट है, मल्टीपल टाइम आपने अलग अलग जगह पढ़ा होगा, अगर आप डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे हो, मतलब आप नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स पे नहीं हो, डेफर्ड टर्म पे हो। नॉर्मल क्रेडिट टर्म मतलब, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 2 पर्सन है एक्स और वाई, एक्स को कोई एसेट खरीदना है वाई से, तो वो उसकी कॉस्ट है जी 5 करोड़ रुपए। एक्स कह रहा है भैया इतना पैसा नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है अभी। जनरली मार्केट कहता है 30 दिन में पैसा दो, ये कह रहा है मैं 30 दिन में नहीं दे सकता, मैं आपको 1 साल में दे दूंगा। तो वाई कहता है ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, बट 1 साल के बाद तो मुझे 5 करोड़ रुपए नहीं देगा, 5 करोड़ 20 लाख रुपए देगा। तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टैंडर्ड कहता है जब आप डेफर्ड पेमेंट टर्म्स पे हो, नॉर्मल क्रेडिट से ज्यादा हो, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड था 1 महीने का, आपने 12 महीने का क्रेडिट पीरियड लिया, तो जो वैल्यू बढ़ी है वो इसलिए नहीं बढ़ी है कि एसेट की वैल्यू है, वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि आप डिलेड पेमेंट कर रहे हो। तो ये जो भी डिफरेंस होगा इसका, उसको आप इंटरेस्ट बना के ओवर द डेफर्ड पीरियड रिकॉग्नाइज करोगे, और जो आपका एसेट है वो कितने पे रिकॉग्नाइज करोगे, 5 करोड़ रुपए पे रिकॉग्नाइज करोगे। कंसेप्ट पे ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कहते हैं मुझे कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, मुझे टोटल पेमेंट पे रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि दोनों का जो भी डिफरेंस है वो इंटरेस्ट का खर्चा है, आप एज अ फाइनेंस चार्ज बुक करो। कॉस्ट ऑफ पीपी टू बी रिकॉग्नाइज एट कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट द रिकॉग्निशन डेट। द डिफरेंस बिटवीन कैश प्राइस एंड टोटल प्राइस आप क्या बनाओगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस बना दोगे ओवर द पीरियड ऑफ क्रेडिट, जितना भी आपका डेफर्ड क्रेडिट पीरियड है। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन आपसे मजे ले सकता है। देखो कंसेप्ट तो हमें समझ आ गया, लॉजिक हमें समझ आ गया कि कैश प्राइस पे लेना है। क्वेश्चन क्या कर सकता है, आपको इंस्टॉलमेंट दे दे कि जी जैसे यही पेमेंट है, इसी जो आपने क्वेश्चन लिया इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जी 5 करोड़ 20 लाख की पेमेंट है, 2 साल में करनी है, हर साल 2.60 2.60 करोड़ 2.60 करोड़, ये क्वेश्चन ने दे दिया। अब आपको बोला जी कैश प्राइस निकालो, तो सिंपल सी बात है आपको इसे डिस्काउंट करना पड़ेगा, तब जाके आपका कैश प्राइस निकलेगा। अभी इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, वहां से और क्लियर हो जाएगा। इफ इंस्टॉलमेंट गिवन है तो आप अज्यूम करके चलोगे इंस्टॉलमेंट में क्या है, इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो इंटरेस्ट को आपको अलग करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, कैश प्राइस विल बी द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट एट इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर लीज का या यू कैन से उस पर्टिकुलर क्रेडिट टर्म का, उससे आप डिस्काउंट कर देना, और डिस्काउंट करके जो आएगा डेट विल बी कॉल्ड कैश प्राइस। कैश प्राइस और टोटल पेमेंट का डिफरेंस विल बी कॉल्ड इंटरेस्ट। अभी इस पे 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए जी, अभी जो हमने कंसेप्ट समझा था विद रिस्पेक्ट टू द डेफर्ड पेमेंट, उसके ऊपर एक बार एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। ऑन 1 अप्रैल 20x1 an item of property is offered for sale at 10 million with payments being made 3 equal installment of 33,33,333 over a period of 2 years. Payments are made on 1st of April 20x1, 31st of March 20x2, 31st of March 20x3. Implicit interest rate of 5.36% per annum. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखना, वो कह रहा है ना कि कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल है 33,33,333 रुपीज की, 3 इंस्टॉलमेंट, और सिंपल वर्ड्स कह सकता हूं मैं इतना, और दूसरे शब्दों में कह सकता हूं मैं 10 मिलियन में अवेलेबल है। करेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपकी ना इंस्टॉलमेंट्स दी हुई है, इंस्टॉलमेंट दी हुई है, तो वैसे भी आपको स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में कि हाँ जी इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा। करेक्ट। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 ईयर का समय है, 2 ईयर का समय है तो डेफर्ड क्रेडिट है तो इंटरेस्ट होगा। अब इंटरेस्ट कितना होगा, उसके लिए क्वेश्चन ने एक शब्द यूज किया है विच इज इम्प्लिसिट इंटरेस्ट। मतलब ये जो है ना अमाउंट, इसके अंदर एक इंटरेस्ट घुसा हुआ है, कितने परसेंट का, 5.36% का। इम्प्लिसिट का मतलब हो गया इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मींस दिस 10 मिलियन इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑल्सो।
तो क्वेश्चन इज सेइंग अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो और आप 2 साल में पेमेंट करोगे 3 इंस्टॉलमेंट में, तो आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो है 5.36% का, जो ऑलरेडी 10 मिलियन में इंक्लूडेड है। करेक्ट। तो हमने पढ़ा था जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो और उसमें डेफर्ड पेमेंट है तो आपको उसका कैश प्राइस निकालना होता है। कैश प्राइस कैसे निकलता है? टोटल पेमेंट में से अगर आप इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनस कर दें तो कैश प्राइस निकल जाता है। करेक्ट, ये जनरल प्रिंसिपल है। बट यहां पर सिंस डेटा का सेट ऐसा नहीं है तो डेटा कुछ और तरीके से कह रहा है। डेटा कह रहा है कि इसके अंदर इंटरेस्ट है, तो आप एक काम करो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो व्हाट आई एम सेइंग, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। ये जो आप पेमेंट करने जा रहे हो इसकी आज की वैल्यू क्या होगी? कैश प्राइस क्या होता है? आज का प्राइस। आज की पेमेंट अगर मैं करता, मतलब आज मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, उसकी पेमेंट करूंगा, कितने की पड़ेगी? मतलब आज का प्राइस और प्रेजेंट वैल्यू। अब मुझे आपको प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इंटरमीडिएट में ऑलरेडी समझा हुआ है। तो सिंपल शब्दों में हमने ये कहा कि आपको इस पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। डेट सेट, जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी डेट विल बी योर कैश प्राइस, जिसपे आपको एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, पहली पेमेंट आपने कब करी है? लो जी, पहली पेमेंट आपने करी है 0401x1, मतलब आज के दिन 33 लाख रुपीस की बिगिनिंग में पेमेंट है, याद रखना। फिर साल के एंड में आपने पेमेंट करी है सेम अमाउंट की, और अगले साल के एंड में आपने पेमेंट करी है सेम अमाउंट की। आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जब लेना होगा तो आप अभी का, क्योंकि ये आज की डेट है, यही कह रहा है ना, 1 अप्रैल को, तो जिस दिन आप परचेज कर रहे हो उस दिन पे कर रहे हो, मतलब दिस इज ईयर जीरो। ईयर जीरो पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा? 1। यहाँ पे क्या होगा? 1.056 की पावर 1, यहाँ पे 1.056 की पावर। जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपके पास कैश प्राइस आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये बेसिक कंसेप्ट है, इंटरमीडिएट में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मुझे बताने की इसको भी इतनी जरूरत नहीं है। 95 लाख रुपीस के अराउंड आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 95 लाख रुपीस की आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, तो एसेट कितने पे बुक होगा? 95 लाख रुपीस पे। 95 लाख रुपीस की जो प्रेजेंट वैल्यू आई है, देख लो जी। पहले मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू दिखा देता हूँ। ये हमने प्रेजेंट वैल्यू कर दी, 95 लाख की हो गई। तो आप एंट्री क्या डालोगे? 95 लाख का एसेट बुक करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एक लायबिलिटी बुक करोगे 95 लाख की। कह सकता हूं, सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। पीपीई आप डेबिट करोगे 95 लाख से। करेक्ट। 2, क्वेश्चन ने बोला था, ध्यान से पढ़ना, आपने अभी 1 अप्रैल को इतनी पेमेंट कर दी है, तो जो बची है वही आपकी लायबिलिटी होगी, ये तो पे हो गया। तो आप एंट्री डालोगे टू बैंक 33.33 लाख, टू लायबिलिटी जो भी बचेगा आपका वो आ जाएगा। ये लीजिए, पहली एंट्री ये आ गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ये तो हो गया मेरे भाई एक स्टेप। अब होगा क्या, जब आप अगली बार पेमेंट करने जाओगे तो कुछ इंटरेस्ट लगेगा, मैं आपको वो भी बता देता हूं। जब आप ईयर 2 में जाओगे, ईयर 2 में आपके पास प्रिंसिपल कितना है? आपके पास प्रिंसिपल बचा हुआ था कितना, देखो जरा, 616667। करेक्ट। तो जब आप ईयर 2 में जाओगे, आप 616667 पे इंटरेस्ट दोगे कितना? 5.36%। तो नेक्स्ट ईयर पे आपकी एंट्री क्या होगी? आपने 33 लाख पे किए, 33,33,333, तो आपने बोला टू बैंक। पहली बात क्लियर। आपने इंटरेस्ट कंपोनेंट डाला, इंटरेस्ट कंपोनेंट कैसे आएगा? 616667 का 5.36%। ठीक है, तो जो भी बैलेंस बचा वो आपने प्रिंसिपल की पेमेंट करी। हमें पता है जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो उसमें कुछ हिस्सा प्रिंसिपल का होता है, कुछ इंटरेस्ट का होता है। मैंने इंटरेस्ट अलग कर दिया, प्रिंसिपल ये आ गया। ठीक है जी। अब जब मैं अगले साल जाऊंगा पेमेंट करूंगा तो पहले मैं करूंगा टू बैंक, कितने से? 33,33,334। इतनी बात क्लियर। जब मैं इंटरेस्ट की पेमेंट की बात करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल कितना बचा है? 616667 था, माइनस कितना प्रिंसिपल पे हो गया? 3002,800 ये था, इनटू में कितना परसेंट? 5.36%। ये आपका इंटरेस्ट आ गया, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया जो आपने पे कर दिया। ठीक है जी। इन दोनों को माइनस करोगे तो वैसे यही आएगा, चिंता मत करो। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक काम किया। मैंने पहले जिस दिन एसेट खरीदा उसको एसेट को रिकॉर्ड कर दिया, पीपी डेबिट कर दिया, बैंक क्रेडिट कर दिया और लायबिलिटी क्रेडिट कर दी। फिर मैंने लायबिलिटी पे हर साल इंटरेस्ट लगाया। हायर परचेज करते थे ना, सेम ही तो है और थोड़ा ना कुछ है। इंटरेस्ट लगाया, इंटरेस्ट की एंट्री डाली, पेमेंट की एंट्री डाली, जो बचा वो मैंने प्रिंसिपल पे किया, वो बैलेंसिंग फिगर
आ गया। सिमिलरली मैंने नेक्स्ट ईयर का किया और कुछ नहीं किया। चलिए अब समझते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ पीपीई विच हैज़ बीन एक्वायर्ड इन एक्सचेंज। अगर कोई एसेट आपने एक्सचेंज में एक्वायर किया है, मान लीजिए जैसे मोबाइल जब हम परचेज करते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट से, तो बोलते हैं कि एक काम करो, आप अपना पुराना मोबाइल दे दो प्लस कुछ और पैसे दे दो, आप नया मोबाइल ले लो। मान लो नया मोबाइल 50,000 का है, पुराने की वैल्यू बोलते हैं 5,000 रुपये, तो बोलते हैं ठीक है आपने पुराना मोबाइल हमें दिया, 45,000 रुपये और दे दो, आप 50,000 का मोबाइल ले जाओ। ऐसे ही होता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हेन यू आर एक्वायरिंग एन एसेट इन एक्सचेंज। अब इस कंसेप्ट को ना बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि जब आप इनटेंजिबल्स में जाओगे ना, इनटेंजिबल एसेट के बारे में इंडिया 38 में पढ़ोगे, वहां पे भी ना सेम कंसेप्ट है एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ढंग से समझ लोगे, अच्छी तरह समझ लोगे, तो वहां पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि कभी भी अगर मैंने कोई पीपीई या कोई एसेट एक्वायर किया है, स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको उसे किस पे रिकॉर्ड करना है, इनिशियल मेजरमेंट इज ऑलवेज एट कॉस्ट। अब ये कॉस्ट क्या होगी, ये कैसे निकालूं? मैंने तो एसेट के बदले एसेट लिया है, तो स्टैंडर्ड कहता है जब भी आप एसेट के बदले एसेट ले रहे हो तो आप क्या करोगे, इसकी कॉस्ट विल बी इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। जो आपने एसेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू ले लो, बट अगर जो एसेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो जो आपके पास एसेट आया है उसकी फेयर वैल्यू ले लो। करेक्ट है? तो कॉस्ट विल बी, अगर जो दिया है एसेट उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो जो एसेट मिला है उसकी फेयर वैल्यू ले लो। अगर दोनों ही एसेट्स की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करो, जो आपने एसेट दिया है उसकी जो भी कैरिंग वैल्यू आपकी बुक्स में है, कैरिंग वैल्यू मतलब ग्रॉस ब्लॉक माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, जो भी है आप उस पे उसे रिकॉग्नाइज कर दो। इतनी बात समझ आती है? अब मैंने जो चीज बोली, पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, फिर ये सारी चीजें रीड करते हैं। प्लूटो ओन्स लैंड एंड बिल्डिंग which are carried in its balance sheet at an aggregate carrying amount of 10 million। प्लूटो के पास कोई लैंड बिल्डिंग है जिसकी कैरिंग वैल्यू है जी 10 मिलियन। द फेयर वैल्यू ऑफ सच एसेट इज 15 मिलियन, और इसकी फेयर वैल्यू कितनी है जी 15 मिलियन। इट एक्सचेंजेस द लैंड एंड बिल्डिंग फॉर अ प्राइवेट जेट। उसने क्या किया, लैंड बिल्डिंग को प्राइवेट जेट से एक्सचेंज कर दिया, मतलब लैंड बिल्डिंग चली गई और उसकी जगह क्या आ गया, जेट आ गया। तो दिस इज एसेट गिवन अप, दिस इज एसेट एक्वायर्ड। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 20 मिलियन। इस जेट की जो फेयर वैल्यू है वो है मेरे भाई 20 मिलियन, एंड पेज एडिशनल 3 मिलियन इन कैश, और 3 मिलियन और ऊपर से दिया है। तो जो एसेट गिवन अप है, आपने एसेट दिए हैं, क्या क्या दिए, लैंड दिया है और कैश दिया है 3 मिलियन का। इतनी बात क्लियर है। अब हमें बताना है कि भैया जेट की कितनी कॉस्ट पे रिकॉग्निशन होनी चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, जेट देखो, अब जेट आया है तो जेट को हमें बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है, तो जेट की हमें कॉस्ट चाहिए। तो स्टैंडर्ड कहता है जब भी आपने एक एसेट देकर या एक से ज्यादा एसेट देकर दूसरा एसेट खरीदा है, तो जो एसेट खरीदा है, जो एसेट एक्वायर किया है, जेट की कॉस्ट, जैसे यहाँ पे जेट है, उसकी कॉस्ट विल बी इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। हमने यही पढ़ा था अभी, देख लो, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, जो आपने एसेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए। आपने क्या क्या दिया है, लैंड बिल्डिंग दी है, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है जी 15 मिलियन, प्लस आपने कैश दिया 3 मिलियन का, कैश की फेयर वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगी जितना कैश है। तो जेट को आप कितने पे रिकॉग्नाइज करोगे, 18 मिलियन पे रिकॉग्नाइज करोगे। ये लाइन क्लियर है? अब मान लो इसकी फेयर वैल्यू नहीं होती है आपके पास। मैं थोड़ा सा सिचुएशन में चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके पास लैंड की फेयर वैल्यू नहीं है। अब मैं क्या करूं, अब स्टैंडर्ड कहता है कि अगर जो आपने एसेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, आप उसकी फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर होते किसी प्राइवेट कंपनी के, वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। ये तो फिर भी पीपी, लैंड बिल्डिंग तो पीपी दी है, अगर अनलिस्टेड शेयर होते तो आप वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। तो क्या करते, तो स्टैंडर्ड कहता है जब भी कोई एसेट एक्वायर किया है, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप अवेलेबल नहीं है, तो क्या ले लो, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड। कितने का एसेट रिसीव किया, 20 मिलियन की फेयर वैल्यू है, तो जेट की कॉस्ट हो जाएगी मेरे भाई 20 मिलियन, तो आप इसकी अकाउंटिंग एंट्री 20 मिलियन पे जाएगी। करेक्ट। तीसरी चीज और थोड़ा चेंज करता हूं, मैं कहता हूं इसकी फेयर वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है। मैं कह रहा हूं इसकी फेयर वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है, और एक जो कैश है ये भी नहीं दिया। मान लो सिर्फ सिंपल सा केस ले लिया, लैंड गई, जेट आया और कुछ नहीं है। मुझे पता है लैंड बिल्डिंग की जो
कैरिंग वैल्यू है वो कितनी है 10 मिलियन, बस इतना पता है। तो स्टैंडर्ड कहता है जब भी आपने जो एसेट दिया उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, जो एसेट रिसीव किया उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना, जो एसेट दिया है उसकी कैरिंग वैल्यू ले लेना। यही पढ़ा था देखो, करेक्ट। तो इसकी कैरिंग वैल्यू हो जाएगी जी 10 मिलियन। तो जेट को आप कितने पे रिकॉग्नाइज करोगे, 10 मिलियन पे। 3 मिलियन का कैश और दिया था तो 13 मिलियन हो जाती, करेक्ट। मैंने सिंपल आपके लिए रखा कि जो एसेट दिया है उसकी कैरिंग वैल्यू ले लो। इतनी बात क्लियर है। तो दिस इज हाउ वी आर रिकॉग्नाइजिंग कॉस्ट ऑफ एन एसेट विच इज एक्वायर्ड। अब चाहे इंटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल हो, सेम ही तरीके से काम होगा। यही लिखा है, अगर आपने कभी कोई एसेट एक्सचेंज किया है तो उसकी कॉस्ट विल बी क्या होगी, जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप है। अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप इज नॉट क्लियरली एविडेंट, आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप क्या ले लेना, जो एसेट रिसीव किया है उसकी फेयर वैल्यू। अगर दोनों की ही फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो क्या लोगे, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, करेक्ट। नेक्स्ट चीज, अब क्या हमेशा हमें इसे फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है? देखो, जब दोनों की फेयर वैल्यू नहीं है तब तो कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करना है, मतलब कैरिंग वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है, करेक्ट। बट एक चीज और स्टैंडर्ड कहता है, asset will not be recognized at fair value if the exchange transaction do not have commercial substance or the fair value of the asset given up or acquired are not reliably measurable। सेकेंड पॉइंट तो हम समझ चुके हैं कि दोनों की फेयर वैल्यू नहीं है तो क्या करना है। स्टैंडर्ड ये भी कहता है अगर कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, कॉमर्शियल सब्सटेंस मतलब जो एसेट जा रहा है और जो एसेट आ रहा है, दोनों के आने जाने की वजह से एंटिटी के कैश फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंटिटी की रिस्क पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वी विल से भैया ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसमें कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो हम इसके केस में कुछ नहीं करेंगे, जो कैरिंग वैल्यू थी उसी पे अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा एंटिटी को। मान लो आपने क्या किया, आपने एक गाड़ी थी 3 साल पुरानी गाड़ी थी, मान लो मर्सिडीज गाड़ी थी 3 साल पुरानी, आपने वो दी, उसके बदले आपने 3 साल पुरानी मर्सिडीज गाड़ी ले ली, सिर्फ कलर अलग है, एंटिटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, एंटिटी के कोई रिस्क में, कैश फ्लो में, किसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो उस केस में आप उसकी अकाउंटिंग कैरिंग वैल्यू पे करोगे, फेयर वैल्यू पे नहीं करोगे। जो भी एसेट आपने दिया है उसकी कैरिंग वैल्यू विल बिकम द कैरिंग वैल्यू ऑफ द न्यू एसेट, और यू कैन से कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट। लाइन क्लियर है? अभी जो हमने एग्जांपल समझा उसमें क्या हुआ था, लैंड बिल्डिंग गई थी, जेट आया था। अब भैया लैंड बिल्डिंग और जेट आर टू डिफरेंट थिंग, दोनों का नेचर अलग है, दोनों का रिस्क अलग है, दोनों से जो कैश फ्लो आएगा बिल्कुल ही अलग होगा। तो इसीलिए दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए ट्रांजेक्शन जिसमें कॉमर्शियल सब्सटेंस है। कॉमर्शियल सब्सटेंस इज प्रेजेंट इफ सच ट्रांजेक्शन अफेक्ट द एंटिटीज ऑपरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज, और जो भी रिस्क, टाइमिंग, अमाउंट ऑफ कैश फ्लो है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एसेट गिवन अप और रिसीव्ड। अब सवाल ये भी आता है कि जी जो एसेट आया उसकी एक एंट्री तो ऐसे हो गई, अब जो एसेट गया उसका क्या करूं? अब वो जो एसेट गया वो तो गया, वो तो डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एक तरीके से वो तो सेल हो गया। अब सेल हो गया है तो एसेट को हटा दो, गेन लॉस को रिकॉग्नाइज कर लो, करेक्ट। तो एसेट को डी रिकॉग्नाइज करो, सेल बना दो, और उस पर जो भी गेन लॉस है, फायदा नुकसान है, वो बुक कर लो। एंट्री क्या होगी, जो एसेट आया उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि एसेट को क्रिएट करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, लॉस होगा तो P&L को डेबिट कर देना। जो एसेट दिया है उसको क्रेडिट करो, कैसे पैसे दिए हैं तो कैश बैंक को क्रेडिट करना, और अगर कोई फायदा हुआ है तो P&L को क्रेडिट कर देना। चलो जो अपना एग्जाम्पल था इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो लैंड बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू कितनी है, 10 मिलियन। हमने कहा था जेट को हमें कितने पे रिकॉग्नाइज करना है, 18 मिलियन पे। 18 मिलियन कैसे निकाला था, हमने बोला था 15 मिलियन लेंगे लैंड बिल्डिंग की वैल्यू, 3 मिलियन लेंगे कैश, करेक्ट। क्या मैं ये कह रहा हूं जो मेरी 10 मिलियन की लैंड बिल्डिंग थी वो कितने रुपए में गई है, 15 मिलियन में गई है? कह सकता हूं नहीं कह सकता? जब मैंने उसे एक्सचेंज किया तो उसकी वैल्यू कितनी लगाई गई है, 15 मिलियन। तो इन क्रक्स मुझे कितने का फायदा है, 5 मिलियन का फायदा है। तो जब मेरा जेट आएगा तो मैं जेट को डेबिट करूंगा 18 मिलियन से। लो जी 18 मिलियन से डेबिट किया, ये सारे नंबर थाउजेंड्स में है तो ये 18 मिलियन हो गया। मेरा एसेट गया तो डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। एसेट को खत्म करना है, क्या करूं, क्रेडिट, 10 मिलियन से क्रेडिट कर दो। कैश भी गया तो 2 कैश। प्रॉफिट कितना हुआ, 5 मिलियन का, 5 मिलियन का मैंने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर दिया। ठीक है जी,
चलिए जी, बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या होती है पहले वो समझो। सब्सिक्वेंट कॉस्ट मींस एक बार आपने उसे कैपिटलाइज कर दिया, अपने एसेट को इनिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया, उसके बाद जो भी आप उस पर खर्चा कर रहे हो, जैसे डे टू डे मेंटेनेंस का कोई खर्चा है, मान लीजिए आपने गाड़ी खरीद ली, आपने डिजायर खरीद ली, या फिर यू कैन से आपने BMW खरीद ली है, आपने BMW खरीद लिया, तो उसके बाद उसका हर साल कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का खर्चा होता है। तो जो भी आपका मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है, डेट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट है, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस, आप प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना, उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सेकंड है अगर आपने रिप्लेस किया है किसी पार्ट को पीपीई के, रिप्लेस मतलब आपने एक पार्ट हटा दिया, दूसरा पार्ट डाल दिया, तो स्टैंडर्ड कहता है जो पार्ट हटाया है उसकी वैल्यू को एसेट की वैल्यू से हटा दो, और जो नया पार्ट लगाया है उसकी कैरिंग वैल्यू आप एसेट की वैल्यू में ऐड कर दो। कॉस्ट इनकर्ड इन न्यू पार्ट आप उसे कैरिंग वैल्यू में ऐड कर दो पीपीई की, और जो हटाया है उसे रिकॉग्नाइज कर दो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई पीपी है 5 करोड़ का, आपने उसका एक पार्ट हटाया है, जो आपने नया एसेट लिया है उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, जो आपने एसेट हटाया है उसका ग्रॉस ब्लॉक 1 करोड़ का था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60 लाख का है। तो स्टैंडर्ड कहते हैं क्या करोगे, 5 करोड़ में नया एसेट कितने का आया, 1 करोड़ का ऐड कर दो। गया कितने का एसेट, 1 करोड़ का ग्रॉस ब्लॉक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60 लाख है, तो 0.40 करोड़ मतलब 40 लाख की उसकी वैल्यू थी कैरिंग वैल्यू, उसकी 40 लाख की कैरिंग वैल्यू हटा दो, ये आपका रिवाइज ब्लॉक आ जाएगा। अगर आपने कोई मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑल करना है या होना है, तो होता क्या है, अगर हमें पता है कि मान लो 4 साल के बाद 5 साल के बाद हमें कोई मेजर इंस्पेक्शन पे खर्चा करना है या मेजर ओवरऑल करना है अपने एसेट का, तो स्टैंडर्ड कहता है उसे इनिशियली एस्टिमेट कर लो और उसको पहले दिन से ही डेप्रिशिएट करना शुरू करो। प्लस जब आप उसे एक्चुअल में इंस्पेक्ट करोगे या ओवरऑल का जो भी खर्चा आएगा, तो जितना भी खर्चा आएगा उसे आप पीपीई की वैल्यू में ऐड कर देना, यही लिखा हुआ है। एस्टिमेट द अमाउंट डेट में इन्वॉल्व इन द इंस्पेक्शन, और उसको पहले दिन से डेप्रिशिएट कर लो, और जो भी एक्चुअल खर्चा आएगा मतलब जब भी वो इवेंट होगी तो आप उस वैल्यू को पीपीई की कैरिंग वैल्यू में ऐड कर देना। चलो इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे इसे और बेटर वे में समझते हैं। चलिए अब एक इंस्पेक्शन कॉस्ट की कैसे अकाउंटिंग करते हैं, कंसेप्ट तो हमने समझ लिया, एक बार उसका क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं छोटा सा एक बार कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूँ। होता क्या है, जब आपको पता है आपको किसी एसेट को ओवरऑल करना है, इंस्पेक्शन करना है आफ्टर अ पर्टिकुलर ईयर, मान लो 4 साल के बाद 5 साल के बाद, और उसमें मोटा खर्चा आने वाला है, तो स्टैंडर्ड कहता है एक काम करो, उसको आप पहले दिन रिकॉग्नाइज करके चलो। मतलब पहले दिन क्या करो, कॉस्ट को बांट दो उसमें कि इतनी मेरी कॉस्ट है, इतना मेरा ओवरऑल का खर्चा है, और फिर उसको डेप्रिशिएट करो, एसेट को डेप्रिशिएट करो ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, और वो जो ओवरऑल या इंस्पेक्शन का खर्चा है उसको आप डेप्रिशिएट करो ओवर द पीरियड जब आपको दोबारा ओवरऑल या इंस्पेक्शन करना है, तब तक वो पूरा अमोर्टाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब जिस दिन भी जो भी एक्चुअल खर्चा आएगा फिर आप उसे कैपिटलाइज कर देना। तो ये स्टैंडर्ड कहता है। अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने कहा अज्यूम करो कोई एसेट है जिसको ओवरऑल करनी है हर 4 साल के एंड में। मान लिया 1 अप्रैल X1 को आपने एसेट खरीदा, उसकी कॉस्ट थी 25 मिलियन की, लाइफ है उसकी 20 साल। स्टैंडर्ड कहता है आपको पता है हर 4 साल में ओवरहॉल करना है, तो जब आपने खरीदा आप एस्टिमेट करो कि इसके ओवरहॉल पे या इंस्पेक्शन पे कितना खर्चा आने वाला है। ओवरऑल ले लो, इंस्पेक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे ओवरऑल ले लो। तो आपने कहा 4 साल के बाद मान लो खर्चा आएगा 5 मिलियन का, तो स्टैंडर्ड कहता है ये जो 25 मिलियन है ना, इसके 2 हिस्से करो। एक हिस्सा जो एसेट की कॉस्ट है 20 मिलियन, दूसरा हिस्सा जो 5 मिलियन का है वो आप रखो एज इंस्पेक्शन या ओवरऑल रिक्वायरमेंट। पहली बात क्लियर है। तो हमने कहा अगर आपको पता है कि आपको 4 साल के बाद कोई ऐसा एसेट है जिसको बहुत हैवी इंस्पेक्शन का खर्चा है, ओवरऑल का खर्चा करना है, तो जब भी आपने उसे खरीदा आप उसको 2 हिस्सों में बांट दो। एक उसकी ओवरऑल की कॉस्ट रख लो, इंस्पेक्शन की कॉस्ट रख लो, और दूसरा उस एसेट की कॉस्ट रख लो। एसेट की लाइफ 20 साल है, इस ओवरऑल और इंस्पेक्शन की कॉस्ट, इंस्पेक्शन की लाइफ होगी जी 4 साल, क्योंकि 4 साल बाद करना ही है खर्चा, तो इसकी 4 साल। इसको आप 20 साल में डेप्रिशिएट करोगे एसेट की लाइफ, एसेट की वैल्यू को, और इस इंस्पेक्शन के खर्चे को आपको 4 साल में डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर साल का डेप्रिशिएशन आएगा 1 मिलियन, यहाँ पर आएगा 1.25 मिलियन। ठीक है। 4 साल के बाद क्या सिचुएशन होगी, 31/3/X5। तो 4 साल में अगर मैं डेप्रिशिएशन की बात करूं तो हर साल मैं डेप्रिशिएशन कितना लगा रहा हूं, 1 मिलियन प्लस 1.25 मिलियन इक्वल टू 2.25 मिलियन। तो 4 साल का डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, 2.25 मिलियन इंटू में 4 इक्वल टू 9 मिलियन। पहली बात क्लियर है। इतने में मैंने कोई अलग से मेहनत नहीं करी, मैंने सिंपल बोला कि आप कॉस्ट के में से उसका पार्ट हटाओ, अलग से डेप्रिशिएट करो, दैट्स इट। जब मैं 31/3/X5 को किया तो मेरे एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, देखो ये तो 4 साल में डेप्रिशिएट होकर 0 हो गया, यहाँ पे 20 मिलियन
वैल्यू थी 1 मिलियन का हर साल डेप्रिसिएशन, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन 4 मिलियन, कितनी आ गई कैरिंग अमाउंट 16 मिलियन। इंस्पेक्शन या जो ओवरऑल वाली कॉस्ट है आपकी वो हो गई 0। अब मान लो आपका एक्चुअल जो खर्चा आया है वो आया है 8 मिलियन, तो स्टैंडर्ड कहता है जो भी आपका 8 मिलियन का खर्चा आया है आप इसको कैपिटलाइज कर दो। तो मेरी 16 मिलियन का एसेट था, 8 मिलियन और कैपिटलाइज कर दूंगा, कितने का कैरिंग अमाउंट हो जाएगी, अब मेरी 24 मिलियन हो जाएगी। करेक्ट। अब 24 मिलियन में ना मैं फिर से यही काम करूंगा, मैं 24 मिलियन को 2 हिस्सों में बांटता हूं कि मेरी एसेट की कॉस्ट कितनी है, इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी। एसेट कितना है जी 16 मिलियन बचा था, वो इंस्पेक्शन है 8 मिलियन। सिंस डेप्रिसिएशन का कोई मेथड नहीं दिया तो मैंने सब कुछ एसएलएम पे किया हुआ है। इसकी लाइफ कितनी बची है, 20 साल की जिंदगी थी, 4 साल चले गए, 16 साल बचे हैं, इसकी जिंदगी फिर से 4 साल ही होगी क्योंकि हमें हर 4 साल में ओवरऑल करना है। इसका एनुअल डेप्रिसिएशन 1 मिलियन, इसका 2 मिलियन। अगले 4 साल, अब जब 4 साल खत्म होंगे, कब होंगे 31/3/9 को, ईयरली डेप्रिसिएशन कितना होगा 1 मिलियन प्लस 2 मिलियन 3 मिलियन हो गया। करेक्ट। और 4 साल का डेप्रिसिएशन 12 मिलियन हो गया। करेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं कैरिंग अमाउंट की बात करूं तो देखो 16 मिलियन में 4 मिलियन का डेप्रिसिएशन गया, 12 मिलियन रह गए। ये जो इंस्पेक्शन का ओवरऑल का खर्चा है ये फिर से क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है क्योंकि आपने इसे 4 साल में पूरा अमोर्टाइज कर दिया। अब मान लो एक्चुअल इंस्पेक्शन का खर्चा आया कितना 6 मिलियन, तो हम मान के चलेंगे कि अगली बार भी जब इंस्पेक्शन होगा इतना ही लगने वाला है, तो मैं इसको पहले कैपिटलाइज करूंगा, तो मेरी रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी 18 मिलियन। 18 मिलियन को मैं 2 हिस्सों में बांट दूंगा, 12 मिलियन और 6 मिलियन, और फिर आगे रिमेनिंग लाइफ पे अमोर्टाइज कर दूंगा। एक चीज और, ये जो मैं बांट रहा हूं ना, दिस इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट। अगर मेरा अभी 8 मिलियन आया है यहाँ पर तो मैं उम्मीद करके चलूंगा कि आगे भी इतना ही आएगा। अगर क्वेश्चन कुछ और देगा तो आपको वो अमाउंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आपकी ओवरऑल की आएगी, इसीलिए आपने इतना अमाउंट यहाँ पे लिया है। और वो आपने किसके बेसिस पे लिया है, एक्चुअल इंस्पेक्शन के बेसिस पर। तो ये है ओवरऑल इंस्पेक्शन की। अगर कभी भी इंस्पेक्शन या ओवरऑल कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो, मेजर ओवरऑल कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो आफ्टर एक्स पर्टिकुलर ईयर, तो आपको इस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। ठीक है जी। चलो जी, अभी तक हम लोगों ने इनिशियल मेजरमेंट समझ लिया कि जब भी आप किसी एसेट को मेजर करते हो इनिशियली तो कॉस्ट पे करते हो। अब हम बात करें, एक बार आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया तो क्या हमेशा कॉस्ट पे रहेगा या उसकी वैल्यू को बदल सकते हैं। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। बड़े ध्यान से समझना, इंटेंजिबल एसेट पे भी मोटा मोटा आपको सेम ही कंसेप्ट मिलने वाला है, तो अगर यहाँ पे ध्यान से समझ लोगे तो वहाँ पे आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मीन्स मेजरमेंट आफ्टर इनिशियल मेजरमेंट। एक बार इनिशियल मेजर कर लिया कॉस्ट के ऊपर, उसके बाद जो भी मेजरमेंट करोगे उसे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कहा जाएगा। स्टैंडर्ड कहता है आपके पास 2 तरीके हैं सब्सिक्वेंट मेजर करने के, एक कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, बट यू हैव टू अप्लाई इट ऑन क्लास ऑफ एसेट। मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट के लिए कोई भी मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो। एक क्लास ऑफ एसेट के लिए कॉस्ट मॉडल ले सकते हो, दूसरे के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस्ट मॉडल क्या होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, क्लास ऑफ एसेट्स क्या होता है, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं क्लास ऑफ एसेट की। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। क्लास ऑफ एसेट मींस ग्रुपिंग ऑफ पीपीई विद सिमिलर नेचर एंड यूज। जो सेम नेचर के पीपीई हैं, जिनका सिमिलर यूज है, उनको आप एक ग्रुप कर दो। फॉर एग्जाम्पल, याद करो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे होती थी क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th में मान लो कॉमर्स सेक्शन, आर्ट सेक्शन, साइंस सेक्शन। होता क्या था, क्लास 9 मतलब इसमें जितने बच्चे हैं वो सारे क्लास 9th के हैं। करेक्ट। जब आप क्लास 11th में कॉमर्स सेक्शन पे आते थे तो आप बोलते थे ये सारे बच्चे एक तो क्लास 11th के हैं, दूसरा इन्होंने कॉमर्स ले रखा है। एक सेक्शन होता था क्लास 11th मेडिकल, ये सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने मेडिकल लिया है और क्लास 11th में। तो क्लास बेसिकली रिप्रेजेंट व्हेन यू आर ग्रुपिंग सिमिलर टाइप ऑफ थिंग इनटू वन ग्रुप। जैसे किसी कंपनी के पास मान लो 5 लैंड है, तो लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज अ क्लास ऑफ एसेट। मशीनरी है, ऑल द मशीनरी कैन बी क्लासिफाइड एज अ क्लास ऑफ एसेट मशीनरी। तो जब आप सिमिलर नेचर ऑफ पीपीई को मर्ज कर रहे हो, मर्ज इन द सेंस ग्रुप कर रहे हो एक कैटेगरी पे, दैट इज कॉल्ड क्लास ऑफ एसेट। क्लास ऑफ एसेट क्या हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो गया, जितने भी तरीके के फर्नीचर हो सारे फर्नीचर में आ गए, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हो गए। करेक्ट। ये तो बहुत ब्रॉड कैटेगरी हो गई। अब होता क्या है, जब आप किसी भी एंटिटी की अकाउंटिंग करते हो तो ऑडिटिंग करते हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ना वहाँ पे सोचना पड़ता है। अब किसी कंपनी पे मान लो लैंड है, लैंड के अलावा उस लैंड में उसके पास फैक्ट्री लैंड भी है, उसके पास वेकेंट लैंड भी रखी हुई है, उसके पास ऑफिस यूज़ के लिए भी लैंड रखी हुई है। तो अब हर एक का ना यूज़ अलग है। अगर आप बात करो फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल लैंड की, उसका यूज़ क्या है, क्योंकि उस पर फैक्ट्री लगेगी।
अगर आप बात करो लैंड फॉर ऑफिस यूज़ की, भैया उस पर कॉर्पोरेट ऑफिस बनेगा, करेक्ट। वेकेंट लैंड की, मैंने खाली रखी हुई है लैंड, हो सकता है मुझे बेचनी हो, कुछ भी करना हो, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हो या फिर ऑफिस यूज़ के लिए हो, तो वेकेंट लैंड कैन ऑल्सो बी देयर। तो यू हैव टू क्लासीफाई द एसेट बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड यूज़। अगर मैं लैंड में बात करूं, देखो ये जितनी भी लैंड है सबका नेचर सेम है, ऑल आर लैंड बट देयर यूज आर डिफरेंट। इंडस्ट्रियल लैंड अलग होगा, वेकेंट लैंड अलग होगा, लैंड फॉर ऑफिशियल पर्पज अलग होगा। तो दीज कैन बी डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट। इंडस्ट्रियल लैंड कैन बी a class of asset, vacant land can be a class of asset, land for official use can be a class of asset. Similarly बिल्डिंग, आपने बोला बिल्डिंग अगर सेम नेचर की है सारी तो डेट कैन बी a class of asset, बट बिल्डिंग में भी ऑफिशियल बिल्डिंग है, आपके पास रिटेल स्टोर्स या शॉप बिल्डिंग है। अब इनके नेचर और यूज़ अलग हो सकते हैं। नेचर ब्रॉडली बिल्डिंग है बट यूज़ बिल्कुल अलग है। तो आपको हर केस टू केस जजमेंट लगानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि भैया क्या सिमिलर नेचर और यूज़ है या नहीं है। बट याद रखना बेस रूल सेम है, सिमिलर नेचर और यूज़। तो आप अगर इस रूल को अप्लाई करोगे ना तो आप आराम से क्लास ऑफ एसेट बना लेंगे। इट इज़ हाईली जजमेंटल, आपको ना नेचर और यूज़ हर टाइप के एसेट का देखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, टू बी अ डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट पीपी, तो उसका नेचर और यूज़ क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चीज क्या कह रहे हैं हम लोग, एंटिटी क्या कर सकती है, डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट के लिए डिफरेंट तरीके का मॉडल ले सकती है। जैसे वो क्या कर सकता है, लैंड के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल ले ले, मशीनरी के लिए कॉस्ट मॉडल ले ले। अब होता क्या है, रिवैल्यूएशन मॉडल जब आप अभी थोड़ी देर में समझोगे तो रिवैल्यूएशन मॉडल में ना आप उसको उसकी कैरिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू के इक्वल लाते हो। अब लैंड की वैल्यू ना जनरली बढ़ती है, तो कंपनी सोच सकती है कि ठीक है यार मैं लैंड के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल लेती हूँ, इससे ना मेरी बैलेंस शीट थोड़ी सी बड़ी नजर आएगी, मेरे एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती हुई जाएगी, करेक्ट। तो हर अलग अलग क्लास के लिए आप अलग अलग मॉडल ले सकते हो, बट अगर किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए आपने कोई मॉडल लिया है तो उस क्लास में जितने एसेट है आपको उस पर वही मॉडल लगाना पड़ेगा। मीन्स मान लो आपके पास लैंड है, आपके पास फैक्ट्री लैंड 1, फैक्ट्री लैंड 2, फैक्ट्री लैंड 3। आपने कहा मैं लैंड पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगाता हूँ, तो चाहे फैक्ट्री लैंड 1 हो, चाहे फैक्ट्री लैंड 2 हो, चाहे फैक्ट्री लैंड 3, तीनों पे आपको रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए कोई मॉडल लिया है, चाहे कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, तो उस पूरी की पूरी क्लास पे सेम ही काम होगा भाई। इफ एन आइटम इज रिवैल्यूड तो पूरी की पूरी क्लास आपको क्या करनी पड़ेगी, रिवैल्यू करनी पड़ेगी। इसीलिए क्लास ऑफ एसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इस स्लाइड को समराइज करूं तो एंटिटी को पहले क्या करना है, पहले क्लास ऑफ एसेट बनाने हैं, फिर उसे डिसाइड करना है किस क्लास ऑफ एसेट के लिए कॉस्ट मॉडल लेना है, किसके लिए रिवैल्यूएशन मॉडल लेना है, जिसके लिए वो जो भी मॉडल लेगी उसको इन एंटायरिटी मतलब पूरे उसमें जितने भी एसेट्स आ रहे हैं सबके ऊपर अप्लाई करेगी। ठीक है जी। चलिए जी, अभी तक आप लोगों ने क्लास ऑफ एसेट तो देखो समझ लिया। अब बात करते हैं कॉस्ट मॉडल क्या होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है। बहुत सिंपल है। कॉस्ट मॉडल कहता है कि जो भी आपको एसेट को कैरी करना है, मतलब जो भी आपकी एसेट की वैल्यू होगी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे होगी, फेयर वैल्यू के बेसिस पर नहीं होगी। अंडर दिस मॉडल एसेट ग्रॉस वैल्यू इज कैरीड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, और उसके बाद उस पर क्या लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लगाया जाता है। आप उसकी ग्रॉस वैल्यू को चेंज नहीं करते हो, ग्रॉस ब्लॉक को चेंज नहीं करते हो। तो कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, जिस भी कॉस्ट पे आपने उसे इनिशियली रिकॉर्ड किया था लेस उसके बाद उस पर आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। मान लो 1 लाख रुपए का कोई एसेट खरीदा था, 1 लाख रुपए के एसेट पे आप लोगों ने उस पर मान लो 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, 10,000 रुपए का इम्पेयरमेंट लगाया, तो नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70,000। दिस विल बी कॉल्ड एज द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट अंडर कॉस्ट मॉडल। पहली बात क्लियर। दूसरा मॉडल है जी रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल कहता है कि हम उसकी ग्रॉस वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मतलब हम उसकी जो वैल्यू है उसको अपडेट कर सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन मॉडल बेसिकली जो फोकस रख के चलता है वो ये फोकस रख के चलता है कि जी एसेट की जो कैरिंग वैल्यू है और फेयर वैल्यू है वो दोनों अलग हो सकती है, बट हमें दोनों को सेम लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे, उसकी कैरिंग वैल्यू को मोटा मोटा फेयर वैल्यू के इक्वल रखने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले ही समझते हैं ऐसा हुआ क्यों। देखो अभी तक जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थे या फिर जब आप ट्रेडिशनली डिस्कस करते हो तो आप बोलते हो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, करेक्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, आप कॉस्ट मॉडल डिस्कस करते थे। अब लैंड जैसा जो एसेट है, लैंड की वैल्यू ना बढ़ती है। मान लो कोई लैंड आज से मैंने 30 साल पहले खरीदी थी, उस टाइम हो सकता है बहुत कम वैल्यू थी, बट आज उसकी वैल्यू करोड़ों में हो सकती है।
तो कंपनी चाहती है कि यार मेरी बैलेंस शीट थोड़ी मजबूत दिखे, दमदार दिखे, उसमें दिखे कि कुछ एसेट आ रहा है, तो वो चाहती है कि मेरे एसेट की वैल्यू ठीक दिखे वहाँ पर, ताकि थोड़ा वजन दिखे बैलेंस शीट के अंदर, तो वो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकती है। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है, आप कैरिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू के इक्वल लेके चलते हो, इसीलिए आप रेगुलर बेसिस पे कैरिंग वैल्यू को किसके इक्वल करते हो, फेयर वैल्यू पे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू 1,00,000 रुपए है, फेयर वैल्यू 1,20,000 रुपए है, तो स्टैंडर्ड कहता है कोई दिक्कत नहीं, अब आप इसकी कैरिंग वैल्यू को चेंज करके 1,20,000 रुपए कर लो, और जो 20,000 रुपए वैल्यू बढ़ी है उसका आप गेन बुक कर लो। दैट गेन विल बी कंसिडर्ड एज रिवैल्यूएशन गेन। तो ये आ गया, एसेट की वैल्यू इतनी बढ़ा दी और उस गेन को क्या किया, रिवैल्यूएशन गेन बना दिया। अब उल्टा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना वैल्यू बढ़ेगी, एसेट की वैल्यू कैरिंग वैल्यू 1,00,000 थी, फेयर वैल्यू 80,000 हो गई, तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है अब आप 80,000 पे रिकॉर्ड कर लो और रिवैल्यूएशन का लॉस बुक कर लो 20,000 रुपए। करेक्ट, इतनी बात समझ आती है। बेसिकली जो कंटेंशन है कि भैया जो मार्केट वैल्यू है, जो फेयर वैल्यू है, उसके इक्वल रहनी चाहिए ये चीज क्लियर। नेक्स्ट चीज, आपको कितनी बार रिवैल्यूएशन करना है, क्या साल में एक बार करना है, साल में 2 बार करना है, 2 साल में एक बार करना है, 3 साल में एक बार करना है, तो मेरे दोस्त वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एसेट के ऊपर कि उसकी फेयर वैल्यू में कितनी वोलेटिलिटी है, कितने चेंजेस होते हैं। अब कोई ऐसा एसेट है जैसे सॉफ्टवेयर है, उसमें टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस बहुत क्विकली होता है, हो सकता है जो चीज़ आज मार्केट में वर्थ रखती है अगले साल उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाए। मोबाइल इंडस्ट्री देख लीजिए ना, OnePlus के फ़ोन देख लो, 70, 80, 9, फिर 10, 10T, कंटिन्यूसली बस फ़ोन आते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, पिछले वाला आउटडेट होता जा रहा है। सेम वे में जहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस है वहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन बहुत जल्दी करना पड़ सकता है, वेयर एज जहाँ पे वैल्यू में इतना चेंज नहीं होता है, आराम से स्लो मोशन में गाड़ी चल रही है, इतना चेंज नहीं है, तो वहाँ पे आप आराम से रिवैल्यूएशन कर सकते हो, 3 साल में, 5 साल में भी कर सकते हो, कुछ केसेस में आपको हो सकता है 1 साल में भी करना पड़े। तो स्टैंडर्ड में नहीं दिया कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे रिवैल्यूएशन करना है, वो डिपेंड करेगा उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर। अगर सिग्निफिकेंट और वोलेटाइल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू में चेंज है, तो आपको हो सकता है एनुअल रिवैल्यूएशन करना पड़े, अदरवाइज आप 3 से 5 साल में रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके केस में कैरिंग वैल्यू कैसे निकलेगी, जो भी आपकी एसेट की फेयर वैल्यू है, मतलब आपने फेयर वैल्यू पे एसेट लेकर आए होगे, उसके बाद जो भी डेप्रिसिएशन लगाया है, सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस है, जो भी उसके बाद इंपेयरमेंट लगाया वो माइनस कर देना, ताकि आप कैरिंग वैल्यू निकाल लो। मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी एसेट की कैरिंग वैल्यू थी जी 1,00,000 रुपए, ठीक है, आपने क्या कर दिया, एसेट को चेंज कर दिया, फेयर वैल्यू कर दिया 1,20,000 पे, इसके बाद आपने इसमें 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया, 5,000 रुपये का इंपेयरमेंट लगाया। वैसे इंपेयरमेंट की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रिवैल्यू कर चुके हो, इंपेयरमेंट फॉर द टाइम बिंग हटा रहा हूं मैं। 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया तो वैल्यू कितनी हो गई, 1,10,000। तो दिस विल बी योर कैरिंग अमाउंट। दिस मीन्स जो भी फेयर वैल्यू थी उसके बाद फेयर वैल्यू करने के बाद जो भी एक्डेप लगाया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाया, और अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस लिया तो वो लगाया। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये जनरली मॉडल कंपनीज यूज करती है लैंड के लिए क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती है, बट अगर आप बात करो प्लांट मशीनरी की, फर्नीचर फिक्चर की, वो तो जैसे जैसे आप यूज करते हो ना उसकी वैल्यू कम होती जाती है, वो डेप्रिसिएशन उसे कवर कर लेता है, तो इसीलिए उसकी कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो इसीलिए कंपनी जनरली लैंड को फेयर वैल्यू रिवैल्यू करना पसंद करती है, बट बाकी एसेट्स को रिवैल्यू इतना करना पसंद नहीं करती। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग ना बहुत कम कंपनीज इसको फॉलो करती है। आप टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट देख लो, आयशर मोटर देख लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज देख लो, दे हैव ऑप्टेड फॉर कॉस्ट मॉडल, नॉट फॉर रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये तो हमें समझ आ गया कि इसमें कैरिंग अमाउंट क्या होगी, रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, ये समझ आ गया, कॉस्ट मॉडल समझ आ गया। अब बात करते हैं कि जब रिवैल्यूएशन गेन बुक करेंगे या रिवैल्यूएशन लॉस बुक करेंगे तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे। करेक्ट, हाउ टू अकाउंट फॉर गेन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। उससे पहले मैं आपसे कुछ और डिस्कस करना चाहूंगा। अब आप सोचोगे मैं क्या लेकर आ गया, तो ये है मेरे दोस्त टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट, P&L, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस, एनुअल उनके अकाउंट से निकाल के लाओ। आप मार्च 21 ले लो, मार्च 20 ले लो, मार्च 22 ले लो, सिमिलर ही मिलेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब मैं ये क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ, वो इसलिए, वैसे तो जब आप इंड AS 1 पढ़ोगे या जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, बट टिल द टाइम आप लोगों ने इंड AS 1 नहीं पढ़ा है तो उनके लिए एक छोटी सी हाईलाइट दे रहा हूँ। देखो पहले क्या होता था, पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे तो आप नेट प्रॉफिट निकालते थे। करेक्ट, इंड AS में आके ना ये चीज़ चेंज हो गई। इंड AS कहता है भैया नेट प्रॉफिट नहीं, अब आप निकालो
टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उससे बोला मैं प्रॉफिट को दो हिस्सों में तोड़ूंगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, दोनों को जोड़ दो, बना दो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, ये देखो, यहां से लेके यहां तक, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, करेक्ट। इसके नीचे प्रेजेंट करो जी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आर प्रेजेंटेड सेपरेटली। क्या क्या आता है इसमें, एक हाईलाइट अभी दिखा दूंगा, बट जब इंड AS 1 पे जाएंगे वहां पे डिटेल में चर्चा करी है हमने। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ये चीजें आएंगी। तो स्टैंडर्ड ने बोला प्रॉफिट एंड लॉस अलग करो, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग करो, और दोनों को जोड़ के बनाओ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बात समझ आ गई। तो बेसिकली कुछ आइटम्स जो पहले प्रॉफिट एंड लॉस में पूरे में आती थी उसको दो हिस्सों में बांट दिया, ये तेरा, ये मेरा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, दोनों को जोड़ के बन गया टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये तो हो गया P&L की बात। अगर मैं बात करूं अदर इक्विटी की, मतलब आप रिटेन अर्निंग, सिक्योरिटी प्रीमियम जो उसका नोट बनाओगे, तो स्टैंडर्ड कहता है भैया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग दिखाना। जैसे इसमें इन्होंने 3 चीजें दिखाई है, और भी मल्टीपल चीजें आ सकती है, रिवैल्यूएशन रिजर्व यहाँ आ सकता है, तो अभी उस पर नहीं जा रहे, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। ये अलग रिजर्व्स हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव रिजर्व अलग है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव रिजर्व को अलग कर दिया, वो होता है ना ये तेरा ये मेरा, अलग कर देने वाला हिसाब, वही कर दिया। तो यहाँ पे भी इसको अलग से प्रेजेंट करोगे। क्यों अब ये मैंने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि जब मैं रिवैल्यूएशन की बात करूंगा तो मैं वहां आपसे बात करूंगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। इस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है रिवैल्यूएशन रिजर्व, यहां पर दिखाया जाता है रिवैल्यूएशन रिजर्व, ऊपर नहीं आएगा, ठीक है जी। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या आता है जी, ये चीजें आती हैं, आप एक बार सेल्फ रीड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसमें कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। हम जब जाएंगे इंड AS 1 में वहां पे इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है जी। रिवैल्यूएशन की जो मैं बात कर रहा था वो ये ले लीजिए, चेंजेस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व विल बी शोन अंडर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विच इज OCI। प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी जस्ट कंक्लूड दीज थिंग्स। हमने कहा रिवैल्यूएशन रिजर्व OCI में आएगा, OCI अलग से प्रेजेंट होता है, चाहे अदर इक्विटी का शेड्यूल ले लो, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस का शेड्यूल ले लो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, दोनों में अलग से आएगा। हमारे पास 2 मॉडल आए, कॉस्ट मॉडल आया, रिवैल्यूएशन मॉडल आया। कॉस्ट मॉडल में कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी, कॉस्ट माइनस एक्टिव माइनस इंपेयरमेंट लॉस। रिवैल्यूएशन में कैसे निकलेगी, आप पहले फेयर वैल्यू कर लो, उसमें से जो भी सब्सिक्वेंट बाद में फेयर वैल्यूएशन के बाद जो भी डेप्रिसिएशन लगा है विच इज सब्सिक्वेंट एक्टिव और सब्सिक्वेंट इंपेयरमेंट लॉस, वो माइनस कर दो। रिवैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको कैरिंग वैल्यू को फेयर वैल्यू के इक्वल रखना है, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं हम कि हाउ टू अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन गेन और लॉस, कि अगर रिवैल्यूएशन पे गेन होगा तो क्या करना है, लॉस होगा तो क्या करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि हम रिवैल्यूएशन गेन लॉस की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए जी आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या आप फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हो या सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन है। फर्स्ट टाइम मतलब जब आप पहली बार रिवैल्यूएशन कर रहे हो, सब्सिक्वेंट मतलब पहली बार के बाद जब भी आप रिवैल्यूएशन करोगे, दैट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर आप फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हो और आपको रिवैल्यूएशन पे फायदा है, फायदा मतलब आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई। मान लो आपकी पहले कैरिंग वैल्यू थी 1 लाख रुपए, फेयर वैल्यू है 1,20,000, आपको 20,000 रुपए का रिवैल्यूएशन गेन है, 20,000 से वैल्यू बढ़ रही है। तो स्टैंडर्ड कहता है फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन है, आपको गेन है, तो आप रिवैल्यूएशन रिजर्व OCI के अंदर उसे क्रेडिट कर देंगे। एंटी क्या करोगे, सिंस एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो एसेट को डेबिट कर दो, रिजर्व को बनाना है, रिजर्व को बनाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो RR OCI आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं फर्स्ट टाइम में लॉस है आपको, मतलब आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई, मान लीजिए आपकी कैरिंग वैल्यू तो 1 लाख रुपए, फेयर वैल्यू आई सिर्फ 80,000 रुपए, तो आपके रिवैल्यूएशन में नुकसान हो गया 20,000 रुपए का। अगर आप फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, आपको नुकसान है, तो स्टैंडर्ड बोलता है आप कहाँ पे डेबिट कर दो, P&L में डेबिट कर दो। क्यों डेबिट करना है, क्योंकि नुकसान है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, सिंस एसेट की वैल्यू कम करनी है तो एसेट को हमने क्रेडिट कर दिया। तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन बहुत सिंपल है, गेन हो रहा है तो RR OCI को क्रेडिट करना, लॉस हो रहा है तो P&L को डेबिट करना। कॉरेस्पॉन्डिंग इंपैक्ट आप कहाँ दोगे, एसेट अकाउंट पे, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन की, मतलब एक बार आप रिवैल्यूएशन कर चुके हो उसके बाद आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो। अब देखो आपको दोबारा रिवैल्यूएशन में हो सकता है फायदा हो
हो सकता है नुकसान हो, कुछ भी हो सकता है। तो स्टैंडर्ड कहता है जब भी आप सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन करेंगे तो आप अकाउंटिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, अपने इतिहास को देखना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ था। मतलब अगर आपको अभी फायदा हुआ है तो आप देखो आपको पहले क्या हुआ था, क्या गेन था या लॉस था। लॉस के केस में भी आप यही करोगे। अगर आपको अभी लॉस हो रहा है तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको गेन था या लॉस था। करेक्ट। चलो मान के चलते हैं अभी हमें गेन हो रहा है, तो हमने देखा कि जी हमें पहले भी गेन हुआ था, हमने जब पिछली बार भी रिवैल्यूएशन किया था तो हमें गेन हुआ था। तो स्टैंडर्ड कहता है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ले जाओ रिवैल्यूएशन रिजर्व ओसीआई में, आप इस प्रॉफिट को अलग से आप पार्क करके रख दो एक ओसीआई की आइटम विच इज आरआर ओसीआई के अंदर। करेक्ट। सिमिलरली जब पहले भी गेन हुआ था तो हमने आरआर ओसीआई में पार्क कर दिया था। तो एंट्री हो जाएगी क्या, सेम यही हो जाएगी, एसेट को डेबिट करोगे टू आरआर ओसीआई। करेक्ट है जी। अब आप बोलते हो कि अभी आपको रिवैल्यूएशन में गेन है, बट पहले आपको क्या हुआ था जी, नुकसान हुआ था। मतलब जब आप फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे थे तो आपको नुकसान हो गया, अब आपको गेन हो गया। तो स्टैंडर्ड कहता है मेरे भाई आपने पहले कुछ नुकसान पीएनएल में डाला था, अब आपको फायदा हो गया, तो अब आप उस रिजर्व को अलग से बचा के रखना चाहते हो? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। पहले आप क्या करो, उस नुकसान को नॉक ऑफ करो। आपने पीएनएल में नुकसान डाला था तो आप पहले पीएनएल के नुकसान को नॉक ऑफ करो, उसके बाद अगर कुछ बचे तो रिजर्व में ले जाना। मतलब अप टू द अमाउंट विच हैज बीन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लॉस यू हैव टू क्रेडिट पीएनएल बाय दैट अमाउंट। ठीक है जी। मतलब आपको नुकसान है, नुकसान हुआ था पहले तो आपने पीएनएल में डेबिट किया था, तो स्टैंडर्ड कहता है पहले पीएनएल को क्रेडिट करो और इस लॉस को नलिफाई करो। अगर उसके बाद भी कोई गेन बच जाए तो ओसीआई में ले जाना। एंट्री क्या करोगे, सिंस एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, गेन है मुझे यहाँ पर, तो एसेट को डेबिट कर दिया, क्रेडिट करूंगा पीएनएल को और ओसीआई को, डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पर। चलो कुछ क्वेश्चन समझते हैं, उससे इस चीज को और क्लियर करते हैं। आपने एसेट था आपका 1,00,000 रुपए का, जब आपने फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया तो 1,20,000 का हो गया। आपके एसेट की वैल्यू कितने से बढ़ गई, 20,000 से। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में एसेट की वैल्यू बढ़ी होगी, कहाँ डाला होगा, ओसीआई के अंदर डाला होगा, आरआर ओसीआई में। जब आपने सेकंड टाइम रिवैल्यूएशन किया तो एसेट बढ़ के 1,30,000 का हो गया, तो एसेट की वैल्यू कितने से और बढ़ गई, 1,20,000 की चीज बढ़ के 1,30,000 हो गई, मतलब 10,000 से और बढ़ गया। अगर अब मैं बात करूं सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन की, तो स्टैंडर्ड कहता है आपको अभी गेन है। पिछली बार क्या हुआ था जी, मुझे पिछली बार भी फायदा ही हुआ था। अगर मुझे पिछली बार भी फायदा था तो सारा उठा के कहाँ लेके जाना है, उस रिजर्व में, आरआर ओसीआई रिजर्व में अलग से पार्क कर दो। करेक्ट। दूसरा केस देखते हैं। आपका एसेट 1,00,000 का था, पिछली बार जब आप फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे थे, मान लो आपको 20,000 का नुकसान हुआ। 20,000 का नुकसान हुआ था तो आपने कहाँ पे पार्क किया होगा, पीएनएल में पार्क किया होगा। इतनी बात क्लियर है। अब आपने जब सेकंड टाइम रिवैल्यूएशन किया तो आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई, 1,30,000 हो गई, तो कहने ही से आपको 50,000 का गेन आ गया। तो 80,000 से जैसे 1,30,000 वैल्यू होगी, 50,000 का गेन आ गया। स्टैंडर्ड कहता है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपका गेन है ना, हम पूरा गेन आपको डायरेक्टली ओसीआई में बुक नहीं करने देंगे। पहले आप क्या करो, पीएनएल में जितना नुकसान बुक किया था उसको नलिफाई करो। पीएनएल में कितना नुकसान बुक किया था, 20,000, तो अप टू 20,000 तो मैं पीएनएल में बुक करूंगा, पीएनएल को क्रेडिट करूंगा ताकि मेरा नुकसान नलिफाई हो जाए। बाकी 30,000 मैं कहाँ डालूंगा, आरआर ओसीआई में। तो मेरी एंट्री क्या होगी, सिंस मुझे एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो मैंने एसेट को डेबिट कर दिया 50,000 से, टू प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 से क्रेडिट किया, उससे मेरा नुकसान नलिफाई हो गया, टू आरआर ओसीआई 30,000 रुपए। तो जो बाकी मेरा बचा वैल्यू वो मैंने एक सरप्लस बना के अलग से पार्क कर दिया। करेक्ट। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपने कहा 1,00,000 रुपए का एसेट था, फर्स्ट रिवैल्यूएशन में आपको 20,000 का नुकसान हुआ, सेकंड रिवैल्यूएशन में ये वैल्यू बढ़ गई 80,000 से 90,000 हो गई। आपको कितने का फायदा हो गया जी, 10,000 रुपए का फायदा हो गया। अब मैं क्या करूं, स्टैंडर्ड कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको फायदा हुआ है ना, पहले क्या हुआ था, पहले नुकसान हुआ था, तो जितना नुकसान हुआ था पहले से उसे ही कंपेंसेट करना पड़ेगा, उसे ही नलिफाई करना पड़ेगा। कितना नुकसान था, 20,000 का, अभी कितना फायदा है, 10,000 का, तो ये 10,000 उस लॉस को कंपेंसेट करने में पूरा नॉक ऑफ हो जाएगा। तो ये 10,000 का 10,000 हम कहाँ लेके जाएंगे, पूरा पीएनएल में लेके जाएंगे। तो हम एंट्री डालेंगे, एसेट को बढ़ाया, डेबिट किया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टैंडर्ड के वर्डिंग्स बहुत क्लियर है। स्टैंडर्ड कहता है भैया पिछली बार नुकसान था ना, तो जब तक वो नुकसान कंपेंसेट नहीं हो रहा ना तब तक तो पीएनएल में लेके जाना, और जैसे ही हो जाए उसके बाद आरआर ओसीआई में लेके चले जाना। ठीक है जी। चलो यहां तक तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं, मान लो सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में मुझे नुकसान है, नुकसान तो हो सकता है, तो स्टैंडर्ड कहता है कोई दिक्कत नहीं है, अभी नुकसान है ना, पहले क्या हुआ था, क्या पहले भी नुकसान था और अब भी नुकसान है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी का नुकसान कहाँ लेके चले जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दो।
एंट्री क्या होगी, ये जो डली हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, एसेट क्रेडिट हो जाएगा। बट अभी मेरे को नुकसान है, बट पहले मुझे फायदा हुआ था, तो स्टैंडर्ड कहता है कोई दिक्कत नहीं, अभी नुकसान है पहले फायदा हुआ था, एक रिजर्व बना के रखा हुआ है ना, सेव करके रखा हुआ है ना, इसी नुकसान के लिए तो रखा है, तो पहले इस नुकसान को उस रिजर्व से एडजस्ट कर दो, उसके बाद भी नुकसान बचे तो P&L में ले जाना, सिंपल सी बात है। पहले क्या करो आप RROCI से उस नुकसान को एडजस्ट करो, उसके बाद भी कुछ बचे तो P&L में ले जाना, एंट्री हो जाएगी P&L डेबिट, RROCI डेबिट टू एसेट अकाउंट। चलो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखना। 1 लाख रुपए का एसेट था, 80,000 का हो गया फर्स्ट इवैल्यूएशन में, 20,000 का नुकसान हुआ, कहाँ लेके गए होगे आप, फर्स्ट इवैल्यूएशन का नुकसान P&L में जाता है। 80,000 की चीज टूट गई और टूटकर 60,000 की रह गई, कम हो गई वैल्यू 20,000 से, और मतलब सब्सिक्वेंट इवैल्यूएशन में नुकसान हो गया। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, पहले पीछे जाके देखना है क्या हुआ था, अभी नुकसान है, पहले भी क्या था, नुकसान था, तो स्टैंडर्ड कहता है भैया तुम नुकसान में ही जाओगे, हर बार नुकसान ही है ना, तो P&L में ले जाओ, तो P&L को डेबिट करो, एसेट की वैल्यू कम करनी है तो क्रेडिट करो एसेट को, ठीक है। लो जी, 1 लाख की चीज थी, 1,20,000 की हो गई थी मान लो, पहले 20,000 का प्रॉफिट था जो आपने RROCI में डाला था फर्स्ट इवैल्यूएशन पे। 1,20,000 की चीज सेकंड इवैल्यूएशन में टूट कर 90,000 की रह गई, मतलब 30,000 का मुझे अब नुकसान है, तो सब्सिक्वेंट इवैल्यूएशन में मुझे 30,000 का नुकसान बुक करना है, एसेट की वैल्यू कम करनी है, तो मैंने एसेट को तो कर दिया मेरे भाई क्रेडिट टू एसेट अकाउंट 30,000 रुपए। अब मुझे देखना है ये 30,000 कहां से मिलेगा, तो स्टैंडर्ड कहता है एक रिजर्व में छुपा के पैसे तुमने 20,000 रुपए रखे हुए थे ना, पहले उस रिजर्व को यूज कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो आप पहले रिजर्व को यूज करोगे, RROCI 20,000 रुपए, फिर जो बचा बाकी नुकसान कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपए, ठीक है जी। सिचुएशन में थोड़ा और बदलाव कर रहा हूं, 1 लाख रुपए का एसेट था, आपने इनिशियली 20,000 रुपए का RROCI में गेन बुक किया था फर्स्ट इवैल्यूएशन में, ठीक है। सेकंड इवैल्यूएशन में मुझे नुकसान हो गया, मतलब 1,20,000 की चीज मेरी टूट के 1,10,000 की रह गई, 10,000 का नुकसान हो गया, कैसे करूं, एसेट की वैल्यू कम करनी है तो एसेट मैंने क्रेडिट कर दिया टू एसेट अकाउंट, ठीक है। नुकसान कहां से, तो मैंने बोला था पहले जाके देखो, पहले क्या किया था, अभी नुकसान है, पहले तो फायदा था, पहले तो रिजर्व बनाया था, पहले उस रिजर्व से एडजस्ट कर दो ना मेरे भाई, तो मैं उस रिजर्व से एडजस्ट कर दूंगा 10,000 रुपए RROCI अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है जी। तो चलो लेट मी जस्ट कंक्लूड ऑल दीज थिंग्स। रिवैल्यूएशन गेन लॉस कैसे अकाउंट फॉर होगा, पहले चेक करो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन है या सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन है, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन है, गेन है तो RROCI में क्रेडिट कर देना, एसेट को डेबिट कर देना, नुकसान है तो P&L को डेबिट कर देना, एसेट को क्रेडिट कर देना। सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन में हो सकता है गेन हो सकता है नुकसान हो, कुछ भी हो सकता है। मान लो आपको गेन हुआ है तो चेक करो पहले क्या हुआ था, पहले गेन था या लॉस था, अभी भी गेन है, पहले भी गेन था, तो सारा OCI में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, RROCI में ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी गेन है, पहले नुकसान था, तो स्टैंडर्ड कहता है जो नुकसान आपने पहले डाला था उतना तो आपको P&L को नलीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद जो बचेगा वो सारा रिमेनिंग कहाँ ले जाना, RROCI में। आपको अभी नुकसान है, देखो पहले क्या हुआ था, पहले आपने कहा पहले भी नुकसान था, कोई दिक्कत नहीं, आप नुकसान के इलाके को दोनों बार P&L में ले जाओ। अभी नुकसान है, पहले फायदा हुआ था, तो स्टैंडर्ड कहता है पहले जो भी रिजर्व बनाया था RROCI में उससे एडजस्ट कर देना, उसके बाद कुछ बचे तो P&L में ले जाना, ठीक है जी। चलिए कुछ छोटे मोटे पॉइंट और डिस्कस करके इस पार्ट को कंक्लूड करते हैं। देखो अगर आपने किसी एसेट पे रिवैल्यूएशन सरप्लस बुक किया है, उसके बाद उस एसेट को आप डी रिकॉग्नाइज कर देते हो, बेच देते हो, तो जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस है आप कहाँ लेके चले जाओगे, रिटेन्ड अर्निंग में लेके चले जाओगे, डायरेक्ट एंट्री डालोगे, क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिटेन्ड अर्निंग, P&L के थ्रू एंट्री पास नहीं होगी, पहली बात क्लियर। कभी भी ऐसा हुआ है कि आपने एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो स्टैंडर्ड कहता है जो भी इंक्रीज है उस पर जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से ट्रांसफर करोगे कहाँ पे, रिटेन्ड अर्निंग में। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके एसेट की ग्रॉस वैल्यू थी इतनी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था इतना, कैरिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपए, 1,20,000 ग्रॉस वैल्यू थी, 20,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैरिंग वैल्यू आ गई 1 लाख रुपए। फेयर वैल्यू कितनी है, 1,20,000, फेयर वैल्यू 1,20,000 है, तो अगर मैं जब इसे रिवैल्यू करूंगा मुझे गेन कितने का हो जाएगा, 20,000 रुपए का हो जाएगा। मान लो एसेट की रिमेनिंग लाइफ है 5 साल, तो स्टैंडर्ड कहता है दो, सिंपल सी बात, दो तरीके से इसे करके दिखा रहा हूँ। वैसे स्टैंडर्ड कहता है कितना गेन हुआ भाई, 20,000 रुपए, इसमें डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 5 साल के हिसाब से हर साल 4,000 रुपए, तो 4,000 रुपए उठा के रिवैल्यूएशन रिजर्व से कहाँ ले जाना, रिटेन्ड अर्निंग में, तो एंट्री डाल देना रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है
जो भी दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑन ओल्ड वैल्यू, मतलब अगर मैं बात करता पहले कितना था 1 लाख रुपए की कैरिंग वैल्यू, 5 साल के हिसाब से 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, नई वैल्यू कितनी है 1,20,000 रुपए, 5 साल के हिसाब से 24,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, 5 से डिवाइड किया कुछ नहीं किया, कितने का डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ 4,000 का, वो कहा जाएगा रिटेन अर्निंग में। दोनों में से किसी भी तरीके से देख लो जैसे आपको कंफर्टेबल है, यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है जी। चलिए अब आगे समझते हैं रिवैल्यूएशन के ऊपर। देखो अपन लोगों ने अभी तक ये तो समझ लिया कि रिवैल्यूएशन का गेन लॉस कहाँ जाएगा, ओसीआई जाएगा, मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, करेक्ट। अभी तक आप लोगों ने शायद ये बात भी नोटिस कर ली होगी कि जब हम कॉस्ट मॉडल की बात करते हैं तो कॉस्ट मॉडल में हम वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, करेक्ट। रिवैल्यूएशन मॉडल में हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं और गेन लॉस अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब मैं रिवैल्यूएशन मॉडल में गेन लॉस रिकॉग्नाइज करूंगा तो मैं किस तरीके से करूंगा, मैं किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग करूंगा, मैं किस तरीके से अपना कैरिंग वैल्यू और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडजस्ट करूंगा, चलो अब उसकी बात करते हैं। मतलब जनरल एंट्रीज बुक्स में क्या आएंगी, सिंपल बात। तो स्टैंडर्ड कहता है एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन आपको कैरिंग अमाउंट को और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना होता है, जो आप दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, या तो डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच से या रीस्टेटमेंट अप्रोच से। अब ये क्या है, पहले एक एग्जांपल समझाता हूँ, वहां से इस कंसेप्ट को बिल्ड करता हूँ। मान लीजिए हम फर्स्ट रिवैल्यूएशन के केस की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट रिवैल्यूएशन कंपैरेटिवली सिंपल है, बट हाँ जैसे फर्स्ट रिवैल्यूएशन होगा उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी एंट्रीज सेकंड रिवैल्यूएशन में भी जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपने कहा आपका ग्रॉस ब्लॉक है 12 लाख रुपए का, आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2 लाख रुपए का, तो कहने ही से मेरी कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई एसेट की 10 लाख रुपए। हमने एक केस लिया जहां पे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू है आपकी 11 लाख रुपए, एक है जिसमें फेयर वैल्यू है 9 लाख रुपए, ठीक है। पहले 11 लाख रुपए की बात करेंगे। अगर 10 लाख रुपए की कैरिंग वैल्यू है, 11 लाख रुपए की फेयर वैल्यू है, कहना ही से मुझे अपने एसेट की वैल्यू को बढ़ाकर ऊपर लेके जाना है, 10 लाख से 11 लाख करना है, तो मुझे 1 लाख रुपए का अपना फायदा बुक करना है, क्योंकि मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो आई हैव अ गेन ऑन फेयर वैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ 1 लाख रुपीज। मीन्स मुझे अपनी कैरिंग वैल्यू को 11 लाख पे लाना है, 1 लाख से बढ़ाना है। इतनी बात क्लियर है, सिंपल था। तो अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, ध्यान से देखना। पहला तरीका है जी डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन मेथड, दोनों से सेम ही चीज होगी, सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री चेंज हो जाती है। डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन मेथड कहता है कि भैया पहले डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर दो, भूल जाओ कि आपके पास कोई डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन एलिमिनेट कैसे करोगे, 2 लाख का डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करना है तो क्या कर दूं, डेबिट बैलेंस, तो मैंने डेबिट कर दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 2 लाख रुपए से टू एसेट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म किया, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 किया, उसको डेबिट किया, एसेट की वैल्यू कम करी 2 लाख रुपए से, करेक्ट। मुझे 1 लाख रुपए का गेन बुक करना था, बुक कर दो। एंट्री क्या डलेगी, हमने बोला था जब आप फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन करते हैं तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो कहाँ जाएगा, आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, करेक्ट। तो हमने एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो एसेट को डेबिट करना पड़ेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व ओसीआई 1 लाख रुपए। इतनी बात क्लियर है। अब एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 लाख था एसेट, 2 लाख रुपए से यहाँ कम किया 10 लाख का रह गया, 1 लाख से बढ़ाई 11 लाख की हो गई, करेक्ट। अगर यही चीज मैं यहाँ पे कर रहा होता सिनेरियो, अगर मेरी फेयर वैल्यू 9 लाख की, तो 10 लाख की कैरिंग वैल्यू थी, 9 लाख की फेयर वैल्यू, 1 लाख का नुकसान हो गया, मतलब मुझे अपनी कैरिंग वैल्यू को 1 लाख रुपए से कम करना है। कैसे करूंगा, पहली चीज डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करो, सेम एंट्री आएगी एज इट इज, कोई एंट्री में चेंज नहीं है। यहां पर फर्क आ गया। हमने कहा था अगर आप फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, आपका नुकसान है, तो आप नुकसान कहाँ लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं। तो नुकसान है तो डेबिट बैलेंस डालना पड़ेगा, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया, एसेट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम करनी थी। तो ये तो हो गया टाइप 1। अब दूसरे तरीके को समझते हैं, जहां पे स्टैंडर्ड बोलता है कि ठीक है चलो आप डेप्रिसिएशन एलिमिनेट नहीं करना चाहते, आपको शांति की जिंदगी, आसान जिंदगी पसंद नहीं है, तो आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम कर लो। कॉम्प्लेक्स मतलब जब आप ग्रॉस ब्लॉक और एक्यूमुलेटेड दोनों को चेंज करोगे। मतलब ध्यान से सुनना, आपने कहा था आपकी फेयर वैल्यू 11 लाख हो गई, आपकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी 10 लाख, 1 लाख रुपए से बढ़ गई। इन सिंपल वर्ड आपने 10% का चेंज कर दिया, 10 लाख की वैल्यू को बढ़ा के 11 लाख कर रहे हो, तो 1 लाख से बढ़ा रहे हो, मतलब 10% का चेंज कर दिया। स्टैंडर्ड कहता है कोई दिक्कत नहीं, 10% का चेंज कर रहे हो, ग्रॉस ब्लॉक को 10% से बढ़ाओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 10% से बढ़ाओ, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, खत्म। अगर मुझे एसेट बढ़ाना होगा तो मैं एसेट को डेबिट कर दूंगा, कितना मेरा ग्रॉस ब्लॉक था 12 लाख, उसको 10% से बढ़ा दिया 1,20,000। सिमिलरली मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ाना है, मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको बढ़ाना है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, मैंने क्रेडिट कर दिया। 2 लाख का बैलेंस था, 10% से बढ़ाओ, कितना बढ़ गया
20,000। 2 RROCI जो भी मेरा फेयर वैल्यूएशन गेन था वो मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया, करेक्ट। तो स्टैंडर्ड ने पहले वाले केस में तो बोला डेप्रिसिएशन हटा के फिर आप एसेट टू RROCI डाल दो। दूसरे वाले केस में बोला कि आप एक काम करो, आप एसेट को भी बढ़ाओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी बढ़ाओ। ये तो हो गया इंक्रीज वाला केस। जब डिक्रीज वाला केस होगा, मतलब जब मेरी फेयर वैल्यू कम हो रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टी एंट्री डाल देना। उल्टी एंट्री क्या, एसेट की वैल्यू कम करनी है तो एसेट को क्रेडिट कर देना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम करना है तो उसे डेबिट कर देना। ये लीजिए, P&L में मैंने नुकसान डाला, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 10% चेंज किया टू एसेट अकाउंट। इतनी बात क्लियर। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि दोनों मेथड से देखो आंसर सेम आएगा, आप कोई भी फॉलो करो, कोई चिंता नहीं है। देखो, अगर मैं टाइप 1 मेथड की बात करूं जहां पे आप डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर रहे थे, यहां पे आपकी एसेट की वैल्यू कितनी आएगी, 11 लाख रुपए, और RROCI कितना आएगा, 1 लाख रुपए, करेक्ट। टाइप 2 की बात करो, ग्रॉस ब्लॉक कितना हो जाएगा, पहले 12 लाख था, 1,20,000 से बढ़ा दिया आपने तो 13,20,000 हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले 2 लाख था, 20,000 से बढ़ा दिया 2,20,000 हो गया। कितना नेट ब्लॉक आया, 11 लाख। देखो नेट ब्लॉक दोनों का सेम आ गया। और RROCI को आपने क्रेडिट किया है, रिवैल्यूएशन रिजर्व को 1 लाख क्रेडिट आ गया। सेम आ गई सिचुएशन। सेम वे में अगर नुकसान का केस है तो भी सेम ही आएगा। पहले केस में एसेट की वैल्यू 9 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख का नुकसान बुक किया। टाइप 2 में आपने क्या किया, एसेट की वैल्यू को 1,20,000 से कम किया। 12 लाख की वैल्यू थी ग्रॉस वैल्यू, 1,20,000 से कम करोगे 10,80,000 की रह जाएगी। आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कम किया, पहले 2 लाख था, 20,000 से कम किया, 1,80,000 रह गया, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 9 लाख। और P&L पे नुकसान कितना है, 1 लाख। तो दोनों मेथड में ना चीज सेम ही आने वाली है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, करेक्ट। ये जो चीज हमने डिस्कस करी है अभी, ये हमने आपके लिए यहाँ लिख रखी है, आप एक बार इसे रीड कर सकते हैं। मैं क्विकली रन करा देता हूँ। पहले क्या कह रहा है कि पहले आप एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच है उसमें क्या कह रहा है, पहले आप कॉस्ट को कम कर दो एक्टेप से, तो एक्टेप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। स्टेप 2 में आपको वैल्यू इंक्रीज करनी है तो एसेट टू RR। अब ये ना डिपेंड करेगी कि एंट्री क्या डालेगी, फर्स्ट मेजरमेंट है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है, तो आपको ना वो चार्ट के हिसाब से देख के एंट्री डालनी पड़ेगी। ये हमने गेन की बोली है, नीचे नोट डाल दिया कि नुकसान की जो एंट्री होगी वो उसके लिए आप क्या करो, एक बार चार्ट देख लो, चार्ट के हिसाब से आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करना कि P&L में जाएगा, OCI से एडजस्ट होगा, तो वो आपको उस चार्ट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। रीस्टेटमेंट अप्रोच की बात करूं तो आप पहले निकालो चेंज कितना हुआ है, जैसे हमने बोला था 10% चेंज, तो होगा चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय कैरिंग वैल्यू इनटू 100। उसके बाद आप एंट्री कैसे डालोगे, अगर एसेट बढ़ाना है तो एसेट को डेबिट कर दिया, ग्रॉस वैल्यू इनटू में चेंज परसेंटेज, टू OCI रिवैल्यूएशन रिजर्व, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो कैसे निकलेगा, एक्डेप इनटू में चेंज परसेंटेज। तो जो भी चीज अभी हमने प्रैक्टिकल करके दिखाई थी सेम एज इट इज है, कोई फर्क नहीं है। चलिए बड़े ध्यान से देखिएगा, एक बहुत स्पेसिफिक चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो, जब आप रिवैल्यूएशन मॉडल की बात करते हो तो IND AS 40 की जो प्रॉपर्टीज है उस पर नहीं लगा सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IND AS 40 मना करता है रिवैल्यूएशन मॉडल के लिए। पहली बात क्लियर। दूसरी बात यह है कि अगर किसी क्लास ऑफ एसेट में अगर कोई लीज एसेट भी है, वैसे तो आपको क्या करना होता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ एसेट के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल लेते हो तो उसके अंदर जितने एसेट है सब पे आपको रिवैल्यूएशन करना होता है। बट अगर उसके अंदर कोई लीज एसेट है तो उस लीज एसेट के ऊपर मैंडेटरी नहीं है, आप लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए क्लास ऑफ एसेट है, क्लास ऑफ एसेट में हमारे पास 4 लैंड है, फैक्ट्री लैंड 1, फैक्ट्री लैंड 2, फैक्ट्री लैंड 3, फैक्ट्री लैंड 4। ये दोनों ओन्ड है, ये तीनों ओन्ड है, और ये वाली हमारे पास लीज पर है। तो जो ओन्ड है उस पे लग रहा है IND AS 16, इस पे IND AS 16, इस पे IND AS 16, जो लीज पर है उस पे लगेगा IND AS 116। तो सिंस इट इज अ क्लास ऑफ एसेट, अगर मैं बोलूं कि मुझे इसे रिवैल्यू करना है तो आइडियली मुझे चारों को रिवैल्यू करना चाहिए था, बट सिंस दिस इज कवर्ड इन 116, तो 116 ने बोला कि मैंडेटरी नहीं है, नहीं करो, कोई चैलेंज नहीं है, बट बाकियों को आपको रिवैल्यू करना पड़ेगा। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो अगर किसी क्लास ऑफ एसेट के लिए आपने रिवैल्यूएशन मॉडल लिया है तो आइडियली उसमें जितने एसेट है आपको उन सब पे रिवैल्यूएशन करना चाहिए। बट अगर उसमें कोई ROU एसेट है या एक से ज़्यादा ROU एसेट है, लीज है, राइट ऑफ यूज एसेट है, तो आप उस पर नहीं भी लगाओगे तो कोई चैलेंज नहीं है। इन ए क्लास ऑफ PP अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल लिया है और उसमें एक राइट ऑफ यूज एसेट है, एक से ज़्यादा, मतलब पूरे ROU एसेट की क्लास है, ग्रुप है एक तरीके से, तो इन दैट केस 116 कहता है कि अगर आप नहीं भी लगाओगे उनके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल तो कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है जी।